राधे राधे एवरीवन। जय गुरुजी। आप सभी का एस्ट्रो भारत पर मैं मीनल मानवानी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो भी आज हमसे नए जुड़े हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आपकी कीमती समय और सहयोग देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी की डिमांड पर आज हम एस्ट्रो भारत पर बीएनएन की क्लास लेकर आए हैं, जिसके बारे में डिटेल से सर आपको समझाएंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय अनुराग तारामणि जी, जो कि बहुत सारी विधाओं के महारथी हैं। सर मेनली बीएनएन एक्सपर्ट हैं। सर को मोर देन 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का और कंसल्टेंसी का। सर का एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सर। राधे राधे मीनल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। सर हम सबसे राधे राधे करते हैं, देन आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 सर। everyone। आप राधे सभी का राधे। स्वागत राधे है। राधे। राधे राधे। सभी को जय माँ, जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरव। आप सर आप म्यूट हो गए। जी, जी अब आ रही है। आप सभी का स्वागत है आज बीएन की इस क्लास के अंदर। आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष जो एक पद्धति है ज्योतिष की, इससे अवगत कराने के लिए आया हूं मैं। ये पद्धति जो है ये नॉर्थ में अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई है। ये मुख्यतः जो पद्धति है ये साउथ की है। ये मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना चाहूँगा क्लास चालू करने से पहले कि ये पद्धति कहाँ से आई, इस पद्धति का क्या महत्व है, किस तरीके से इस पद्धति में हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा और मज़ेदार रहने वाला है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये एक वेद है, ज्योतिष जैसे अपने 4 वेद माने गए हैं, ऐसा ज्योतिष जो है ये 5वां वेद माना गया है। ये वेदों के नेत्र माना गया है। नेत्र इसलिए है क्योंकि इससे हम सभी प्रकार के अपने भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान लेते हैं। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए आप लोग सभी अपनी आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके, जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान गणेश जो कि बुद्धि के दाता हैं, माँ सरस्वती जो ज्ञान की दाता हैं, और आपके जो अपने देवी देवता हैं जिनके अंदर आपका विश्वास है, आप सभी हाथ जोड़ के एक बार उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज जो जो आपको चीज मिले वो आपके अंतःकरण में सदैव के लिए बस जाए। आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं और भगवान गणेश से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके लिए ये आज का जो विषय है ये बहुत आनंददायक बने और बहुत ज्ञानवर्धक बने। और मैं अपना ये विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी अपने अगर कैमरे अगर ऑन रखेंगे, हाँ, और इंटरेक्शन आपसे अगर मेरा बना रहेगा तो ये विषय विषय मेरे लिए भी और रोचक हो जाएगा। क्योंकि कैमरे जब बंद रहते हैं तो सामने जो आपको ज्ञान देने आए हैं, जो भी किसी विषय पे बताने आए हैं, उनको ये आभास होता है कि वो शायद दीवार से बात कर रहे हैं और सामने कोई भी नहीं है।
और जब कैमरे बंद होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने अपने निजी कार्यों में व्यस्त भी रहते हैं। कोई घूम रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई इधर है, कोई, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा फोकस जो है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि जब तक अपना ये सेशन चले, आप सभी लोग स्थिर होके बैठें, कैमरा ऑन रहे। किसी की कोई निजी अगर समस्या है, किसी वजह से वो नहीं कर सकते, कोई बाहर की तरफ हैं या कोई ऐसे स्थान पे हैं, उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभियान का विषय प्रारंभ करता हूँ आज मैं, और आपको बताता हूँ कि ये पद्धति कहाँ से आई और क्यों आज इतनी फेमस हो रही है, और नॉर्थ में बहुत तेजी से ये प्रचलन में क्यों आ रही है। देखिए, ज्योतिष में करीब करीब 150 से 250 अलग अलग पद्धतियां हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हम प्रिडिक्शंस करते हैं, अलग अलग पद्धतियों से हम अपने इवेंट्स को निकालते हैं। और उस उन्हीं विधाओं के अंदर से एक विधा है भृगु नंदी नाड़ी। ये विधा करीब 5000 वर्ष पूर्व की है। हमारे जो सप्तऋषि मंडल हैं, उनमें जो अलग अलग ऋषि हैं, उनमें से ही एक ऋषि जो महर्षि जिन्हें कहते हैं, वो ऋषि हैं भृगु। जब भगवान, क्योंकि सभी विधाओं का जो ओरिजिन है ना, वो भगवान शिव हैं। उन्हीं के श्रीमुख से भगवती को जब ये सब चीजें बताई गई, ये ज्ञान दिया गया, तो उस वक्त उन 7 ऋषियों को साक्षी मानते हुए, सामने रखते हुए, भगवान शिव ने माँ पार्वती को यह दिव्य ज्ञान दिया, जो हमारा 5वां नेत्र कहलाता है, 5वां वेद कहलाता है। और इसकी सटीकता इतनी है कि आप इवेंट को आप डे तक आप निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो जब भगवान शिव माँ पार्वती से इस पूरे वेद के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनको ये ज्ञान समझा रहे थे, दे रहे थे, तब सप्तऋषि भी वहाँ उपस्थित थे। और बाबा का जो वाहन है, नंदी देव जो हैं हमारे, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो 7 ऋषियों के साथ में भगवान नंदी ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। और उन्हीं ऋषियों से चलते चलते बहुत सारी नाड़ी निकली। उनमें से चंद्र नाड़ी थी, सूर्य नाड़ी निकली, सप्तऋषि नाड़ी निकली, गुरु नाड़ी निकली, भृगु नाड़ी निकली, नंदी नाड़ी निकली। इस तरीके से 40 से ऊपर अलग अलग नाड़ी की विधाएं हैं। और नाड़ी, क्योंकि जो ये शब्द है ये साउथ से आया है, तो ये 40 विधाएं जो बता रहा हूं आपको मैं, ये सभी करीब करीब साउथ से ही निकली हैं। और इसका जो आज के आधुनिक युग के अंदर जिन एक पितामह कह सकते हैं उनको हम, आरजी राव जी। आरजी राव जी ने इसको विधा को डिकोड किया, एक नंदी नाड़ी को और भृगु नाड़ी को, और इन दोनों का फ्यूजन बना के, इन दोनों पद्धतियों को जोड़ के उन्होंने एक भृगुनंदी नाड़ी, एक ऐसी प्रिडिक्शन मेथड को नॉर्थ और साउथ के लिए तैयार किया, जिससे आप प्रिडिक्शन जो है बहुत सटीकता से और बहुत सरलता के साथ में आप सबके साथ में साझा कर सकें। देखिए, वैसे कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक विषय ये भी आता है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो ऋषि पाराशर द्वारा लाई गई थी। और जो पाराशर थे वो ऋषि भृगु के पोते थे। तो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो भी उतनी ही पुरानी है करीब करीब जितनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल और कैलकुलेशन जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। जितनी भी गणनाएं होती हैं, मैथमेटिकल जो पार्ट होता है, कैलकुलेशन जो पार्ट होता है, और इस पार्ट को जिससे पंचांग भी बनते हैं, ये सब वैदिक की देन है सब।
लेकिन जो भृगुनंदी नाड़ी है ये प्रिडिक्टिव नाड़ी है, यानी कैलकुलेशन के लिए वैदिक ज्योतिष बहुत सटीक है, बहुत अच्छी, उससे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो कम से कम किसी व्यक्ति को, जो भी ज्योतिष का जानकार है, ज्योतिष का स्टूडेंट है, अगर वो प्रिडिक्शन के लेवल पे आना चाहता है तो उस व्यक्ति को प्रिडिक्शन तक आने आने में 10 साल लग जाते हैं। क्योंकि वैदिक के अंदर बहुत सारे चार्ट होते हैं। लग्न चार्ट होता है, D1 होता है, D7 होता है, D9 होता है, D16 होता है, षोडश जो आप कहते हैं 16 चार्ट जिन्हें कहते हैं अपन, इस तरह चार्ट बनते हैं। फिर अष्टकूट निकलता है, कई चीज होती है। तो उसमें क्या होता है, फिर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, फिर उसके बाद नक्षत्र है। तो इतना ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है वो कि हम जब प्रिडिक्शन तक पहुंचते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा समय निकल चुका होता है। और आज के आधुनिक युग के अंदर पेशेंस जो है वो बहुत लोगों में कम होता चला जा रहा है। सब चाहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कुंडली सामने रखें और वो उसी वक्त वो हमारे बारे में बताना प्रारंभ कर दे। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है, आपको बैठना पड़ता है, वो अपने अलग चार्ट देखता है आपके, जब आप सवाल रखते हो तो उनको कई जगह जाके उनको देखते हैं, करते हैं, उसमें समय लग जाता है। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी प्रिडिक्टिव पार्ट के लिए बहुत एक्यूरेट और बहुत सरल पद्धति है। और इसी वजह से अब ये नॉर्थ की तरफ काफी प्रचलित हो रही है। क्योंकि देखिए है क्या कि आपको मैं समझाऊं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आज दो कॉन्सेप्ट चल पड़े हैं। तो हर व्यक्ति को लगता है कि आजकल ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी बहुत आ गई है, बहुत से ऐप आ गई हैं। और उन लोगों ने क्या किया है कि वहां पे आने वाला जो भी व्यक्ति है उनको 2 मिनट 5 मिनट का रिचार्ज करके आते हैं खाली। और उन्हें लगता है कि 5 मिनट के और 2 मिनट के रिचार्ज में उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। अगर हम वैदिक पे जाते हैं और पद्धति पे जाते हैं तो उसके अंदर उसको निकालने के लिए चार्ट पढ़ने में इतना समय लग जाता है कि आप उनको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कोई पेशेंस नहीं है आज। हम भी अब कुंडली देखने बैठते हैं तो ऑनलाइन स्थिति ये होती है, अरे सर आप चुप हो गए सर, कुछ तो बताओ। चार्ट तो रीड करेंगे हम थोड़ा सा। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन है कि जब चार्ट खोलते हैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप अपना सामने वाले के लिए प्रिडिक्शंस प्रारंभ कर देते हैं। और प्रिडिक्शन लेवल बहुत इजी होता है। भृगुनंदी नाड़ी में और लाल किताब के अंदर एक समानता है कि इसमें सिर्फ आपका D1 चार्ट लगता है खाली। हम जो कुंडली देखते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में सामने जातक के बारे में बताते हैं, उसमें सिर्फ लग्न कुंडली का ही हमें रिक्वायरमेंट रहती है, ये जिसे D1 चार्ट भी कहते हैं अपन। सिर्फ इतना अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर को, वो उसके लिए बहुत काफी कुछ रहता है उसके लिए। सेकेंडली आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पद्धति के अंदर जब तक लग्न चेंज नहीं होता है, ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती हैं। हर राशि को 2 घंटे का एक समय जो है अलॉट किया गया है। तो इसीलिए हर 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। अगर भृगुनंदी की बात करें तो इसके अंदर अगर हमें कोई 15-20 मिनट का भी अगर कोई डिफरेंस है किसी व्यक्ति के जन्म समय के अंदर, आधे घंटे तक का भी कोई अगर डिफरेंसेस है उसके अंदर, अगर लग्न नहीं बदल रहा है, तब भी उस चार्ट से आप उस व्यक्ति के बारे में 80% से ऊपर तक की एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं आप। आज हमारे वेबिनार के अंदर एक जुड़े हुए हैं जिनका चार्ट के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ ही उनकी सही नहीं थी। बहुत करेक्शन थे, बहुत मेजर करेक्शन थे। जब वो आए मेरे साथ जुड़े थे मुझसे लास्ट क्लास के अंदर, तब मैंने उनको उनकी कुंडली करेक्ट करके दी थी। अगर किसी और पद्धति में जाएंगे तो कुंडली का करेक्शन करना बहुत कठिन हो जाता है, उसके लिए बहुत बड़े प्रोसेस में जाना पड़ता है।
लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आप कुछ इवेंट्स को पकड़ के, कुछ बातों को पकड़ के आप उस व्यक्ति की कुंडली को सही कर सकते हैं और उनकी उनकी प्रेडिक्शंस पे लाया जा सकता है। सभी पद्धतियों के हिसाब, जैसे पद्धति में कुंडली बनती है उसी तरीके से इसके अंदर भी कुंडली का निर्माण उसी प्रकार से होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, कुंडली देखने का एक जो नियम होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है देश काल परिस्थिति, और देश काल परिस्थिति से ही हर व्यक्ति की कुंडली अपने आप में यूनिक बनती है। अक्सर लोगों का मेरे से सवाल आता है और ये पूछते हैं कि सर एक ही समय पे, एक ही जगह पे, एक ही देश में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, अगर हम देखें तो सभी के ग्रह तो एक जैसे हैं ना, तो फिर उन सबके जीवन के अंदर परिवर्तन क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि ज्वलंत प्रश्न है बहुत बड़ा ये। लोग ये सोचते हैं कि एक ही शहर में एक ही समय के ऊपर कई बच्चे पैदा हुआ है, लेकिन सबका अलग अलग प्रिडिक्शन क्यों निकलती है, उनका जो भाग्य है वो अलग अलग क्यों होता है? इसीलिए देश काल परिस्थिति ली जाती है। हम बर्थ ऑफ प्लेस इसीलिए लेते हैं कि जैसे ही हम बर्थ ऑफ प्लेस कुंडली में डालते हैं तो कुछ परिवर्तन अवश्य आता है उसका। एक ही समय पे एक अस्पताल में दो बच्चों का जन्म होता है, हाँ? एक के पिता जो हैं अच्छे पैसे वाले हैं, एक के पिता जो हैं कम पैसे वाले हैं, एक के पिता किसी और प्रदेश से हैं, एक के पिता कहीं और प्रदेश से हैं। अब जैसे किसी की कुंडली में एक योग बना, किसी बच्चे की कुंडली के अंदर योग बना चंद्रमा का और शुक्र का, तो शुक्र और चंद्रमा जब भी मिलते हैं ऐसे में जातक सुंदर होता है, गोरा होता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक बच्चा जो जिसके फादर बिहार से हैं और एक बच्चा जो है जिसके फादर कश्मीर से हैं, अब डिफरेंस यहां मालूम चलता है कि बच्चा गोरा कैसे होता है। कश्मीर वालों के जो बच्चे होते हैं, जो कश्मीर से रीजन से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे नेचुरली गोरे होते हैं, बट उसके बच्चे में कुछ लालिमा अलग से होगी। और बिहार में जो रहते हैं, अपना जो वहाँ का जो स्किन टोन जो रहती है वो वाइट नहीं रह के ब्राउनिश होती है, या अपनी वाइट विटिश होती है, गेहूं कलर की होती है। उसके अंदर गोरापन जो एक्स्ट्रा मिलता है हम उनके परिवार से, वो चंद्रमा और शुक्र की युति से प्राप्त होता है। तो इसीलिए देश काल परिस्थिति को देखते हुए ही कुंडली का निर्माण होता है और उसी के हिसाब से सब व्यक्तियों के अलग अलग प्रिडिक्शंस निकल के आती हैं। एक व्यक्ति है जो अंबानी ऐसे बहुत पैसे वाले घर में पैदा होता है उसी समय में, और एक व्यक्ति ऐसा पैदा होता है कि ठीक है उसकी कुंडली में भी धन योग है, अंबानी की कुंडली के अंदर जो जो बच्चा पैदा हुआ उनके परिवार में उनके भी धन योग होगा। अब देश काल परिस्थिति इसलिए काम आती है कि जो अंबानी के यहाँ बच्चा पैदा होगा वो तो होगा पैसे वाला होगा, लेकिन वो मल्टी बिलीनियर होगा। लेकिन जो सामान्य परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ उस समय में उसके जो धन योग बना हुआ है, अगर पिता लखपति हैं तो बच्चा करोड़पति बनेगा। इसीलिए इसमें देश काल परिस्थिति का उपयोग करते हैं। ये पद्धति जो है बहुत सरल है। मैं आपको इसके अब आपको इस पद्धति के ऊपर लेके जाऊंगा। शुरुआत में हम जो आपको थोड़ी सी मैं चीज़ों को बताना क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बहुत से जो आप जुड़े हैं मेरे साथ, ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता भी होंगे, उसके अंदर से कई वर्षों से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और कुछ लोग नए भी होंगे। तो मुझे उन सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा जो ज्योतिष को पहले से जानते हैं, जिनको इस विधा के बारे में जानकारी है। मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें ताकि मैं सभी को समान रूप से कोई चीज समझा सकूं। कुंडली का निर्माण का जो एक सब मेन चीज जो होती है, किस प्रकार से कुंडली का निर्माण होता है, हम सबसे पहले इस प्रश्न को लेंगे। जिस समय में
जातक का जन्म होता है उस समय के अंदर आकाश के अंदर एक ग्रहों की स्थिति बनी हुई होती है, और उन स्थितियों को अगर हम एक फोटो खींचे उसका, या उस समय विशेष को हम नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद में हम जब उस गणना के हिसाब से कोई किसी सॉफ्टवेयर में हम अपने हाथ से कुंडली का निर्माण करते हैं, तो जो ग्रह जिस जिस जगह पे जो राशि उस वक्त उदित होती है उसको हम लग्न मान के चलते हैं, और बाकी अलग अलग प्लैनेट्स को उनके हाउस के हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं। एक कुंडली जो होती है 12 भावों की होती है, क्योंकि अब आप अंतरिक्ष की तरफ देखेंगे तो वो गोल है। उसका जो अगर हम उसका डायमेंशन निकालेंगे तो 360 डिग्री का निकलता है। कुंडली में जो 12 भाव बनते हैं वो 360 डिवाइड बाई 12 जब हम करते हैं तो हर भाव 30 डिग्री का निकल के आता है। तो इस तरीके से 12 भाव जो होते हैं पूरे कुंडली में 30-30 डिग्री के बनते हैं, और उस समय में जो राशि उदित होती है अंतरिक्ष में उस राशि को हम या उस भाव को हम लग्न मान लेते हैं। 12 भावों की यही गणना है। कुंडली में जब जो प्लैनेट चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी जो घड़ी चलती है घड़ी यूं चलती है, लेकिन जो ग्रह चलते हैं वो यूं चलते हैं, उल्टे चलते हैं। और उनके उल्टे चलने का जो कारण रहता है, प्रथम जो भाव होता है जिसे हम लग्न मानते हैं उस वहां उस नेटिव का या जातक का जन्म होता है, और 12वां भाव जहां से जो घूमते हुए हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 12वां जो भाव आता है वो मृत्यु का होता है, मोक्ष का होता है। वहां पे वो शरीर वो है, वो आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देती है 12वें भाव में। इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है इस चक्र को। वे आपके मन में प्रश्न आएगा कि सब कुछ तो क्लॉकवाइज चलता है, तो कुंडली एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है? एंटी क्लॉकवाइज इसी चलती है, 1 से 2 तक उल्टी घूमती हुई जाती है, और 12वें भाव में आके जो आपका जीवन आपका प्रारंभ हुआ है प्रथम भाव से, वो 12वें भाव तक आते हुए वो अपना मोक्ष पा लेता है, शरीर वहां छूट जाता है। 12 भावों के अंदर पहला जो भाव होता है, हम अगर अपने शरीर को लेके चलें, हम अपने शरीर को 12 भावों में अगर डिवाइड करें तो आपको अपने कुंडली के 12 भाव मिल जाएंगे। प्रथम भाव जो होता है वो हमारे मस्तक को, जो हमारा फोरहेड होता है, ये वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय भाव जो होता है वो हमारा वाणी का माना गया है, उसके अंदर हमारा नाक, ये गले तक का जो भाव है मुंह से लेके, इस भाव को लिया गया है। तीसरा जो भाव होता है कुंडली का, उसमें हम अपने हाथों को लेके चलते हैं। चौथा भाव जो होता है कुंडली का, उसके अंदर हमारा हार्ट तक आता है। पांचवा भाव और छठा भाव ये हमारे एब्डोमेन को, हमारे पेट को दिखाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक नाभि से ऊपर होता है, एक नाभि से नीचे होता है। तो पांचवा जो अपना हिस्सा बनता है वो नाभि के ऊपर वाला बनता है, और छठा हिस्सा जो बनता है वो नाभि के नीचे वाला बनता है। सातवां जो हमारी राशि आती है, भाव आता है, सातवें भाव में जो आपका जेनाइटल पार्ट जो होते हैं, जननांग जिन्हें हम कहते हैं, वो सातवें भाव से देखा जाता है। आठवें भाव से हमारे जो डिस्चार्ज पार्ट्स होते हैं हमारे, उनको लिया जाता है। नौवें से हमारे जो थाइज होती हैं, हमारी जंघाएं होती हैं, उसको कंसीडर करते हैं। 10वें भाव से हम अपने घुटनों को कंसीडर करते हैं, लेते हैं उसमें। 11वें भाव में घुटने से लेके पांव तक का जो हिस्सा होता है वो शामिल किया जाता है, और 12वें भाव में पांव के तलवे, जो नीचे का जो हिस्सा है, फीट जो नीचे वाले होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से 12 भावों में कुंडली के जो हमारे हाउसेस जो हम कहते हैं, जिसको भाव कहते हैं, उसमें हम इस तरीके से उसको डिवाइड कर लेते हैं उसको।
ये इसकी एक यही कुंडली आपकी वैदिक में भी बनेगी इस तरीके से। इसी तरीके से आपकी भृगुनंदी नाड़ी के अंदर भी कुंडली का चार्ट इसी प्रकार से निर्माण होगा। और इसके अंदर हमारे 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 जो प्लैनेट हैं वो रहते हैं। और 2 जो जिन्हें हम प्लैनेट का नाम नहीं लेते, वो छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। इस प्रकार से हम 9 ग्रहों को, 2 तो 7 तो दृश्य ग्रह और 2 अदृश्य ग्रह, 9 ग्रहों को हम इन 12 भावों में बिठाते हैं और इस प्रकार से कुंडली का निर्माण होता है। हमारे जीवन की पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक जो भी हमारा जीवन चक्र चलता है वो इन 12 भावों में ही घूमता है। खाली कोई भी व्यक्ति इन 12 भावों से बाहर नहीं जा सकता। सभी कुछ जो कुछ होना है वो इन्हीं 12 भावों से ही होना है। इन 12 भावों से अगर हम देखें तो पहले भाव से, लग्न से जो हम देखते हैं वो जातक को देखते हैं। दूसरे भाव से जो देखते हैं जातक के कुटुंब को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। तीसरे भाव से हम जो देखते हैं उनके छोटे भाई बहनों को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, पड़ोस को देखते हैं। चौथे भाव से जो हम देखते हैं वो माता को देखते हैं, लग्जरी को देखते हैं, मकान को देखते हैं। सुख भाव कहा गया है। सुख किससे आता है व्यक्ति को? सुख मकान से आता है, वाहन से आता है, माता से आता है। चौथे भाव से हम बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन को भी देखते हैं, क्योंकि पहली टीचर किसी भी बच्चे की उनकी माँ होती है। तो किसी भी बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन अगर देखनी हो तो हम इसको चौथे भाव से देखेंगे। पंचम भाव से व्यक्ति जातक की आगे की पढ़ाई, जो उसकी हायर एजुकेशन है स्कूल और कॉलेज की, वहां तक देखते हैं। उनसे प्रेम संबंधों को देखते हैं, उनकी उस जातक की स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हैं। छठा जो भाव होता है वो उसके कंपटीशन का होता है, क्योंकि एजुकेशन के बाद आदमी को अपनी प्रतिस्पर्धा की उसमें लाइन में आना पड़ता है। उसने अपने कमाने के लिए निकलना पड़ता है, वहां उसको कंपटीशन फाइट करने होते हैं। वहां से उसके रोग, उसके ऋण, उसके शत्रुओं को देखा जाता है। सप्तम भाव से व्यक्ति की साझेदारी को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, उस व्यक्ति के रोजमर्रा के जो कमाने के जरिए हैं, आय के साधन हैं, उनको देखते हैं। अष्टम भाव जो है ये सबसे मिरेकल भाव होता है कुंडली के अंदर। वैदिक के अंदर इसको मृत्यु के समान कष्ट देने वाला भाव बोला गया है। लेकिन 12 भावों में से एक अकेला ऐसा भाव अष्टम भाव होता है जो आदमी खुद अपने आप बदल सकता है। पूरी कुंडली में अगर कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ कर सकता है, बदल सकता है, वो सिर्फ अष्टम भाव ही होता है। इस भाव को ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहते हैं। इस भाव को जिस व्यक्ति ने जागृत कर लिया अपने कर्म से, अपनी लगन से, वो व्यक्ति सब प्रकार के सुख भोग लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति का अगर होना है तो अष्टम भाव से ही होना है, इसके अलावा कहीं से नहीं होता है। आठवां भाव ससुराल का भी होता है जातक के, आकस्मिक धन से भी होता है, पैतृक संपत्ति मिलने का भी भाव यही होता है। इसके बाद जो जातक की मृत्यु के बाद में जो धन प्राप्त होता है वो भी अष्टम भाव से ही देखते हैं। किसी ने LIC करा ली है और वो उसकी मैच्योरिटी आफ्टर डेथ होनी है तो वो अष्टम भाव से ही निकाला जाएगा। वो नौवां भाग्य भाव जो है वो भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है। 10वां भाव व्यक्ति के कर्म का होता है, कर्म स्थल का होता है, उसकी मेहनत का होता है।
11वां भाव जो होता है वो व्यक्ति का आय का होता है, कर्म से कमाई हुई जो आय है उसकी, उसकी मेहनत से जो कमाई हुई आय है, वो 11वें भाव में संचित होती है जाके, जिसको व्यक्ति भोगता है। किसी भी व्यक्ति के 11वें भाव में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिएगा कि पूर्व जन्म में आप लोगों ने वो कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, जिसका रीपेमेंट आपको इस जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। 11वें भाव में जो प्लेनेट आके बैठ जाएगा वो आपकी जिंदगी में आपको सिर्फ देने के लिए आया है। उस भाव से संबंधित, उस प्लेनेट से संबंधित अगर आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन में आनंद आएगा ही आएगा। सर चाहे शनि बैठा हुआ हो तब भी? शनि आया है तो कर्म करने आए हैं आप। अच्छा। आपके, आप ये मान के चलिए आपने कर्म किया और आपको फल मिलना ही है, मिलना है आपको। सिर्फ चंद्रमा, इन भाव में बैठा हुआ एक चंद्रमा ऐसा प्लेनेट है खाली जो तकलीफ देता है। तकलीफ जातक को नहीं देगा। जिस भी यहाँ पे जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी पार्टिसिपेंट जो भी आए हैं, आप ये बताइए किसी की भी व्यक्ति की कुंडली के 11वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये मुझे कंफर्म करे, क्या उनकी मदर बीमार नहीं रहती हैं? उनको तो बहुत फायदा मिलेगा। चंद्रमा जो है लिक्विड कैश है, उन व्यक्ति के पास में लिक्विड कैश आता रहेगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा। लेकिन उनकी माता अक्सर बीमार रहेंगी, उनको कोई ना कोई स्वास्थ्य की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। क्या आप में से कोई है जो इस बात को यहाँ कंफर्म करे? अगर किसी के वो है तो प्लीज हैंड रेज करके बताएं एक बार मुझे। सर निधि जी का है, जी उनको विनल मैं जी, unmute दीदी जी को करती हूँ। अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। जी जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे निधि जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। सर मेरी मदर का, मेरा है चंद्रमा 11th हाउस में। अब बताइए आपकी मदर का बताइए। उनके तो रहता ही है दर्द, कभी शरीर में, कभी कमर में, कभी पैर में, आंखों में बहुत प्रॉब्लम है। शुरू जब से आप हुई हैं हम्म। उसके बाद से आपकी मदर को कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती होगी, हमेशा हाँ जी। रहेगी। तो उसका कोई सिर्फ उपाय नहीं है चंद्रमा ही सर? 11वें भाव में आके जब तक कोई मदर को तकलीफ देता है खाली। तो कोई उपाय नहीं है इसका? ये प्रारब्ध से लेके आए हैं आप। तो कुछ तो होगा ना सर, थोड़ा सा मदर को। उपाय आएगा, उपाय भी बताएंगे आपको। अभी जब ये अपना आगे अपन चलेंगे इसमें, तो हम्म। उसको भी ऐड करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है अभी सर। तो मैं सिर्फ ये कंफर्म करने आया हूं कि क्या ऐसा है या नहीं है। जो सूत्र मैंने आपको दिया है, क्या वो सूत्र लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैम परवेज जी को एक बार अनम्यूट कीजिएगा एक बार। जी 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 सर। प्रणाम गुरु। सर नमस्कार परवेज जी। सर मेरी वाइफ की कुंडली में है तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ा बहुत बीमार रहते हैं, कोई मेजर नहीं प्रॉब्लम है उनको। बीमार तो रहती है ना हमेशा। हाँ जी, हमेशा नहीं, मतलब अभी थोड़ी एज हो गई, पहले ठीक थे बिल्कुल, मतलब थोड़ी वजह से। देखिए, इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं से, मैंने सिर्फ आपको एक चंद्रमा का बताया। ठीक है जी। अब इसकी जैसे अभी निधि जी ने रेमेडी पूछी इसकी, ओके। है ना, उसको ब्लेस करने वाले प्लेनेट भी होते हैं कुंडली के अंदर। अच्छा गुरु जी। उस कुंडली, अभी मैंने सिर्फ आपको एक प्लेनेट के बारे में बताया कि एक प्लेनेट कहीं बैठा है तो क्या देगा। इसको, इसके अंदर एक ऐसे प्लैनेट्स भी होते हमारी कुंडली में होते हैं जो इन चीजों को कम कर देते हैं आगे। ठीक है गुरु जी। अभी जैसे जैसे आगे क्लास आगे बढ़ेगी ना, ठीक है गुरु मैं जी। सभी विषयों के ऊपर आऊंगा, ठीक है तब गुरु। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से उनको इस चीज के अंदर बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है गुरु जी। बट वो बीमार रहे, बीमार ऐसा व्यक्ति रहता है, कोई ना कोई उसको तकलीफ बनी रहती है शरीर में, ठीक है गुरु जी। है ना। ठीक, प्रणाम गुरु। मैम राखी जी को जी अनम्यूट जी कीजिएगा एक बार। जी सर, वो अनम्यूट है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार राखी जी। ये कुंडली
11वें में चंद्रमा। हाँ जी। मेरी बेटी की कुंडली में है 11वें में चंद्रमा। हाँ, और आप बताइए, आपको क्या, जब से आप बेटा हुआ उसके बाद आपकी स्थिति कैसी रहती है? मतलब मेरे दर्द तो रहता है, जब से बेटी हुई है तब से मेरी कमर में तो शुरू से दर्द रहता है। ज्यादा देर अगर मैं पूरे दिन में रेस्ट ना करूं तो मेरी कमर अकड़ जाती है। बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं कि जैसे ही जातक होता है, जातक के होने के बाद में जिसकी कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ है, 11वें भाव में चंद्रमा बना हुआ है ना। और मैं देखिए, कमर में आने के लिए क्या है, एक प्लेनेट और चाहिए इसके अंदर। तो मैं अभी प्लेनेट कॉम्बिनेशन पे आया नहीं हूँ, अभी तो शुरुआत की है मैंने खाली। तो इसीलिए सिर्फ एक चंद्रमा को लेके आपको मैंने बताया कि ये स्थिति होगी आपके साथ। आप म्यूट हैं राखी जी, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीनल जी एक बार अनम्यूट अब आ रही है कीजिए। सर? हाँ अनम्यूट जी, है सर। मतलब तब से मेरे रेगुलर कमर में दर्द है, उससे पहले नहीं था। पहले नहीं था, यही होता है। अभी मैं देखिए कोई कुंडली नहीं देखी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखे, कोई राशि नहीं देखी। अभी तो मैं राशि पे भी नहीं आया हूं कि राशि क्या थी, क्या है, क्या नहीं है। मैंने सिर्फ एक प्लेनेट देखा, और उस प्लेनेट से मैंने बता दिया कि इसके होने के बाद में जातक के मदर के साथ में ये तकलीफ बनी होगी। हाँ। ये प्रिडिक्टिव पार्ट है इसका। ये जो जादू है ना, ये भृगुनंदी नाड़ी का जादू है। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरी क्लास को ज्वाइन करने के बाद में तीसरे चौथे दिन आप लोग जनरल प्रिडिक्शन करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये जादू जो आपको आज लग रहा है कि मैंने कैसे बता दिया, चौथे दिन आप दूसरों के सामने जादू बिखेरने लग जाएंगे आप लोग। इतना इजी है, बहुत इजी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को एक हवा बना दिया गया। एस्ट्रोलॉजी को ऐसा बताया कि जन्मों जन्मों की साधना से आती है ये। कई जन्म लगते हैं इसको सीखने के लिए, कई जन्म आपके कम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। रख फोन, क्लास के लिए रख रख रख। ये चीज जो है, आप कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में वहां तक पहुंच सकते हैं कि आप अपनी जन्म पत्री को देख सकें, या अपने आसपास में किसी व्यक्ति जो आपको परेशान दिख रहा है, तो आप उसको ये बता सके कि तुम्हारी कुंडली में क्या ऐसा योग है। इस लेवल की प्रिडिक्शन में, अदर मेथड में जाने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे क्लास के अंदर आते हैं, तो मैं 1 महीने में आपको आधा पंडित बना दूंगा। और उस वहां का पंडित बना दूंगा जो आपके आसपास के क्षेत्र के पंडित जो कई वर्षों से आपको नहीं समझा पाए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं क्लास चल रही है लेकिन मैं आपको अपना एक खुद का जीवन का वो बताता हूँ आपको मैं, कि मैं ज्योतिष में क्यों आया। मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं वो। काफी पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन होता क्या है कि घर में अगर एस्ट्रोलॉजर हो तब भी हम बाहर ही जाते हैं, करते नहीं है। तो जब मेरा बुरा समय प्रारंभ हुआ, काफी समय पहले की बात है करीब, तो तब हुआ यही कि हम भी अपनी कुंडली लेके निकल पड़े पूछने के लिए। पापा से पूछते थे, पापा कहते थे कोई बात, समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, चिंता मत करो, अच्छा समय आने वाला है। वो ये नहीं बताते थे कि तुम्हारा की समस्या का कारण क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए जो तुम इससे बाहर निकल सको। वही कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, काम करो, रोज मंदिर जाना चालू कर दो ना, रोज रोज राम जी के सामने दिया लगा के आया हो। हम दिया लगाना चालू कर दिया, कई महीने निकल गए, दिए लगाते रहे, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई हैं। फिर हुआ क्या, इसका करते करते मैं किसी बाहर एक एस्ट्रोलॉजर से मिला। उन्होंने कहा नहीं, आप जो उपाय कर रहे हैं ये गलत है, आपको उपाय ये नहीं, ये करना चाहिए। ठीक है, हम उसमें लगे करने के लिए, चींटियों को दाना डालो, सही आएगा समय, चालू कर दिया डालना। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। ऐसे करते करते मेरे कई साल निकल गए, लेकिन जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन तो नहीं आया। लेकिन पंडित जी को हमेशा
500 रुपए की दक्षिणा ऑफिसर देता रहा था मैं। और मैं इतना परेशान हो गया था उस चीज से कि आखिर क्या कारण है कि मैं इतना परेशान हूं, मेरा समय परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है। मैं पूजा भी कर रहा हूँ, मैं पाठ भी कर रहा हूँ, मैं दान भी मैं पंडित जी के कहने पे कर रहा हूँ, मैं चींटियों को भी खिला रहा हूँ, मैं कभी पंडित जी करें नारियल दबाया ना, मैं नारियल भी दबाया आता हूँ। कारण क्या है इसके पीछे? जब इनके मेरे को उत्तर नहीं मिले तो परेशान होके मैंने खुद ही इस मार्ग पे निकल पड़ा। तब मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रारंभ की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं 3 साल तक तो सिर्फ उसकी गणितीय गणना को ही पढ़ता रह गया। एक बहुत मशहूर किताब है, बहुत अच्छी पुस्तक है वैदिक के लिए। सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो यहाँ होंगे उन सभी ने पढ़ी भी होगी उसको। नेमीचंद जी की किताब है भारतीय ज्योतिष। उसमें गणितीय पार्ट बहुत है, बहुत आदि 3/4 पार्ट उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही है। 3 पन्ने पढ़ने के बाद दिमाग घूम जाता है, समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज कहाँ से गुजर रही है। करता रहा 3 साल तक मैं उस किताब को पढ़ता रहा, लेकिन मेरे को कहीं उसका एंड दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने एक बड़ा इंस्टीट्यूट था उसको ज्वाइन किया वैदिक ज्योतिष के लिए। 2 साल मैंने वहां पढ़ाई की। प्रिडिक्शन तक तो फिर भी नहीं पहुंच पाए हम। पढ़ते रहे, गणनाएं करते रहे, कभी ये करेक्शन करो, कभी ये करेक्शन करो, ये करेक्शन करो, नहीं पहुंचा। उसको छोड़ने के बाद मैंने 5 साल उसके अलग अलग बहुत सारी किताबें मैंने ली। बहुत सारी किताबें, बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास बुक्स का, वैदिक का। मैंने सभी किताबों को पढ़ने का प्रारंभ किया, एक एक चीज करते 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 लगे, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं मिला। ऐसे ही ढूंढते 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 जब मैं अपने गुरुदेव से मिला, मैं उनके पास जब पहुंचा, मैंने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में मैं ऐसे ही जब समय चल रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि अनुराग, ज्योतिष क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? मैं कहा, गुरुदेव ज्योतिष तो मैं बहुत वर्ष से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं करीब 2002-2001 से ज्योतिष पढ़ रहा था। मैंने बहुत काफी जगह, मैंने कहा गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आती है ज्योतिष। तब उन्होंने मुझे एक टेक्निक समझाई एक चीज का, और कहा कि इस पद्धति से पढ़ना प्रारंभ करो, कुछ ना कुछ समझ में आना चालू होगा। उसी समय में मुझे मेरे गुरु मिले, पहले जो BNN के गुरु मिले। क्लास चालू हुई। क्लास चालू होने के तीसरे चौथे दिन ऐसे किसी चीज पे हम टॉपिक पे बात कर रहे थे। बात करते करते गुरुदेव से मैंने चर्चा की। मैं गुरुदेव मेरा कार्य नहीं बनता, मैं बहुत सालों से बेरोजगार हो गया हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि अनुराग, तुम्हारी कुंडली के अंदर ये वाले योग ही नहीं है जो जो तुम काम करते आए हो अभी तक। मैंने बहुत से व्यवसाय चेंज किए अलग अलग ज्योतिषियों के कहने पे। किसी ने कहा कपड़े का काम चालू कर दो, तो मैं कपड़े का काम चालू किया मैंने। उन्होंने कहा आप एक्सपोर्ट लेवल तक जाओगे। मैं अपने लोकल लेवल ही नहीं क्रॉस कर पाया कभी, एक्सपोर्ट लेवल तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। किसी ने कहा फूड का काम चालू करो, मैंने फूड का काम चालू कर दिया, सप्लाई का चालू कर दिया। जब BNN पढ़ा तब समझ में आया कि मेरी कुंडली में चंद्रमा के साथ में मंगल के साथ में केतु बैठा हुआ है। चंद्र मंगल केतु की युति अगर किसी की कुंडली में बन जाती है, वो व्यक्ति किसी को खाना खिला ही नहीं सकता। चंद्रमा भोजन होता है, केतु उसमें ब्रेक होता है। ऐसा व्यक्ति उपवास रखने वाला होता है, कम खाने वाला होता है। जो आदमी खुद ही कम खाता होगा वो किसी को खाना कैसे खिला सकता है? तब समझ में आई कि कैलकुलेशन की भाई जो जो बाजार में चल रहा है और जो हकीकत है उसमें बहुत फर्क है। तब मैंने एक अपना प्रण बनाया कि इस ज्योतिष को मुझे करना है, इस विधा को मुझे लेके आना है। जो बड़े बड़े जो आज मार्केट में नाम लेके बैठे हुए हैं, पुराने पुराने ज्योतिष जो बैठे हुए, जिन जिन मैं अपनी कुंडली अपनी बचवाई थी, मैंने जिनसे पढ़वाई थी अपनी, मैं सीखने के बाद सबके पास वापस गया, सबको दक्षिणाएं दी। और मैंने कहा कि सर प्लीज जो जो आप कुंडली में योग बता रहे हो वो योग मुझे बताते जाइए साथ साथ। और उनके साथ मेरी चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, बहस तक हुई। उन लोगों ने सिर्फ दक्षिणा के नाम पे बेवकूफ बनाया।
वो पारंपरिक ज्योतिष से बाहर निकल ही नहीं पाए। चलिए एक योग की आपको इसी में बीच में आपको एक योग बताता हूँ, योग लिख लीजिएगा आप। एक कुंडली में आपने सुना होगा, वैदिक का एक बहुत बहुत फेमस योग है, गुरु चांडाल योग। सुना होगा, आई थिंक सबने, काफी लोगों ने सुना होगा। गुरु चांडाल योग है, जिसका गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन साथ में आ जाए तो गुरु चांडाल योग बन जाता है उसका, है ना। और कहते हैं साहब इससे तो बुरा कोई योग ही नहीं होता है, इसमें तो आदमी बर्बाद हो जाता है, इसमें आदमी ऐसा हो जाता है। मैं कहता हूं कि आज के युग में इससे बड़ा योग नहीं है कोई। ये सबसे महान योग है आपकी कुंडली में। अगर गुरु गुरु और राहु अगर एक साथ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो ये महानतम योग कहलाता है। ये मुझे एक चीज आप ज्ञाता हैं, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, इसको आप ढूंढिएगा और मुझे देख के बताइएगा कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे भारत में चाहे भारत से बाहर, जितने साइंटिस्ट हुए हैं, क्या उनकी कुंडली में गुरु राहु का योग नहीं है? नाड़ी लिंक अलग है, मैं नाड़ी के हिसाब से भी समझाऊंगा आपको, लेकिन आप देखिएगा गुरु राहु उनकी कुंडली में मिलेंगे ही मिलेंगे। गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, राहु जो है वो विस्तार का कारक है। राहु जो है वो कहता है कि समाज से हटके कुछ करो, लीक से हटके कुछ करो, परंपराओं से हटके कुछ करो, कुछ नया इनोवेशन लाओ। तो जब गुरु और राहु का योग बनता है और अच्छे भाव में बनता है, देखिए भाव का एक बहुत अच्छा महत्व है। अगर ये योग अच्छे भाव में बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल वैज्ञानिक बनता है, क्योंकि नई सोच तभी आती है जब आदमी सोच से अलग, मार्केट से या समाज से अलग होकर चलता है। अगर उन लोगों ने अपनी सोच को नहीं बढ़ाया होता, उसको विस्तार नहीं दिया होता, अगर अलग करने के नहीं होता, तो आज हम मोबाइल, लैपटॉप, लाइट, मैथ्स के बड़े बड़े सवाल, हम जो हमारे जो मिसाइल मैन जो हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी कुंडली में भी ये योग है, आइंस्टाइन की कुंडली में भी ये योग है। ये इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति आते ही नहीं है, आता ही नहीं। तो प्राचीन समय में, बहुत समय पहले, किसी पंडित जी के पास ऐसा ही कोई व्यक्ति पहुंच गया होगा जिसका दिमाग बहुत तेज चलता होगा। गुरु राहु वाले का दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। एक साथ उसके दिमाग में कई कई विचार आते हैं। तो उसने पंडित जी के साथ बैठ के, पंडित जी ने कहा होगा तुम्हारी कुंडली में ये हो गया, तो उसने पूछ लिया होगा पंडित जी ये योग क्या होता है? तो ये योग ही होता है। पंडित जी ये योग काम कैसे करता है? पंडित जी अगर ये योग ऐसे काम करता है तो ये क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों नहीं होता है? पंडित जी इस सवाल का जवाब दो, पंडित जी उस सवाल का जवाब दो। पंडित जी का दिमाग खराब हो गया कि यार आज ये क्या आ गया मेरे माथे पे। तो पंडित जी ने बोला यार ये तो चांडाल चिपक गया आज तो मेरे साथ आके। तो ये वहां से एक शब्द निकल के आ गया, गुरु चांडाल योग। ये चांडाल योग है भाई, इस व्यक्ति से पार नहीं पा सकते। अच्छा एक बात और है, जिस व्यक्ति की कुंडली में, अगर आप आने वाले समय में आप अगर ज्योतिषी बनते हैं या अभी आप करंट टाइम में ज्योतिषी हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति आके बैठ गया जिसकी कुंडली में गुरु और राहु का योग है, युति है, आप उस व्यक्ति से पार नहीं पा सकते। ये मान के चलना कि आज आपकी टेस्टिंग हो रही है, आज पूरी बड़े लेवल पे आपकी। आज पंडित जी दिमाग खराब करके घर लौटेंगे सबका, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी हाई लेवल की होती है कि वो अपने सवालों के जवाब लिए बिना जानता नहीं है वो। ओशो की कुंडली के अंदर गुरु राहु का योग था, और देखिए ओशो जो थे आध्यात्मिक जगत में, उनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई गुरु नहीं रहा। उनकी बातें लोगों को समझ में नहीं आई। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी रहे हैं वो। तो
इसी तरीके से कुछ योग ऐसे होते हैं जिसको बोला जाता है कि बहुत बुरे हैं, लेकिन बीएनएन में वही जो योग हैं वो चमत्कारी बना देते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। अरे आप उस जातक को, उस व्यक्ति को इतना फ्रीडम दीजिए ना, रिसर्च के किसी मैटर में डाल दीजिए उसको, उसको डायरेक्शन दीजिए उसको, वो आदमी समाज में कुछ नया कर जाएगा। मीनल जी 4-5 हैंड रेज हो रखे हैं, जी एक बार इनके सर, क्वेश्चन ले लें एक बार अपन। बिल्कुल सर, पर जिनके कैमरास ऑन है उन्हीं के लेने हैं। बिल्कुल, जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं के क्वेश्चन लेना है, क्योंकि दीवार से तो मैं बात वैसे भी नहीं कर पाता। वही सर, सबके जिनके कैमरास ऑन होंगे मैं उन्हीं के क्वेश्चन लूंगी। फर्स्ट मैं योगिता जी का ले रही हूँ। जैसे ही बोला कैमरा ऑन करने के लिए, योगिता जी ने हाँ, फटाक से कर कैमरा दिया। ऑन किया फटाक से। योगिता जी आप अनम्यूट हैं। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, आपने जैसे लिखवाया ना, तो मैंने लिखा है कि मेरे 11वें भाव में केतु, सूर्य और वीनस है, और 12वें भाव जी। में मून और मरकरीज है, हम्म। और 10वें भाव में मंगल। देखिए ये क्या है कि अभी अपन कुंडली पे आए नहीं है। हाँ। योगिता जी, मैं जब कुंडली पे आऊंगा ना, तो अभी मैं हम्म। क्या है, देखिए अभी मैं सिर्फ एक प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, खाली एक कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ अभी। हम्म। जैसे जैसे अपन कुंडली पे आएंगे, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो आपके 10th हाउस में जितने प्लैनेट बैठे, 11th हाउस में जितने प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके, हम्म। उन प्लैनेट से आपको मिलना तय है। अच्छा। बस उसका मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, आपके जीवन के लिए एक की बन जाएगी ये। कभी भी 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का दान मत कर दीजिएगा कभी भी। तो अभी जब भी मैंने कुंडली बताई थी, तो वीनस का उन्होंने शुक्र का दही दान करने के लिए कहा है मुझे, दान कर और दो फिर, देखो क्या। 10वें में मंगल है तो मूंगा पहनने के लिए कहा है। दान नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला कि 11th हाउस जो होता है हम्म। वो हमारे प्रारब्ध का देने के लिए आया है। ओके। पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए ना, उन सबका रीपेमेंट इस जन्म में आपको करे मिलेगा। ओके। और आपने उसका दान करके उसको कमजोर कर दिया। हम्म। बंद वो कर दूं? देने आया है और आप उसी को दे रहे हो, बांट रहे हो, तो आपके जीवन में सुख कैसे आएगा? पैसे की हमेशा तकलीफ बनी रहेगी आपके साथ। तो फिर वो तो पहले से ही है गुरुजी, सब था और चला गया। देखिए होता क्या है, हम्म। एक युति होती है इसमें सूर्य की और शुक्र की। हाँ। सूर्य और शुक्र दोनों एनिमी प्लैनेट है दोनों। अच्छा। जब ये किसी भाव में इनकी युति बन जाती है, हम्म। अभी मैं इस पे आया नहीं हूँ, ये एडवांस एक टॉपिक है, इसमें डिग्री भी देखी जाती है इन दोनों की कि कौन डिग्री में आगे है, कौन इस पीछे है ना। तो जब भी शुक्र और सूर्य अगर मिल जाएंगे एक साथ, तो हम्म। जातक को पैसे के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो कितने साल तक सर? वो कुंडली देखने पे, बताइए। वो कुंडली जब अपन देखेंगे, इसका एनालाइज करेंगे उसको, तब मैं हम्म। पूरे एक एक सीक्रेट रिवेल कर दूंगा। हमारे यहाँ पे संजय मौर्य जी हैं अभी, अभी इनका कैमरा हम्म। ऑन नहीं है। है। अभी संजय जी अगर आ जाते हैं, अगर कैमरा ऑन होता है, तो उनके मुंह से आपको कुछ बीएनएन के जो उन सीक्रेट्स है ना, वो सुनवाऊंगा उनके मुंह से। हम्म। वो बताएंगे आपको कि बीएनएन कितना मैजिकल सब्जेक्ट है, पूरी पूरी आपके जीवन की यात्रा को सामने रख देता है। ठीक है। तो इस पे आपने आप अब बाद तक में क्या बताएंगे किया? मुझे ना गुरुजी? जी। 11वें भाव में जो गुरु है, जो है ग्रह, उसके बारे में बताएंगे आप बाद में ना? 11वें भाव में बैठा हुआ जो भी ग्रह आपका है, हम्म। वो आपको देने आया है। बस एक ही काम करना, उसका दान कभी किसी व्यक्ति को मत करना। ठीक है गुरुजी। अगर ये आपने नियम बना लिया, हम्म। तो आपके जीवन में सुख ही सुख है। अच्छा। और उसका सर दान गुरुजी, मत एक करो। 12वें भाव में मून है, चंद्रमा, वो क्या देता है, क्या मतलब बेनिफिट कुछ है? 12वें भाव में चंद्रमा अगर आ जाता है, 12वें भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। मरकरी और चंद्रमा है। हाँ, तो मरक्यूरी और चंद्रमा की युति वैसे भी अच्छी नहीं मानी गई है दोनों की, हम्म। बीएनएन में अच्छी नहीं मानी गई है ये, है ना। तो इसका मैं तो बिल्कुल अभी जब बताऊं, आगे गुरुजी, आऊंगा आप तब जो इसकी युति का भी बताऊंगा आपको कि युति कैसे कार्य करती है। मैं लेकिन आपको एक ये एक चीज करके
एक मिनट गुरुजी, एक क्वेश्चन है। ये जो रेमेडीज आप दोगे ना, वो अलग होती है कि लाल किताब की होती है सर? ये और वो नहीं नहीं लाल नहीं किताब नहीं, अलग ये है? ऐसा नहीं है। लाल किताब का एक अलग सिस्टम है। देखो, अच्छा। रघुनंदी नाड़ी के अंदर जो हम है ना, हम कर्म प्रधान है। हम्म। हम कहते हैं कि आप अपने कर्मों से ही अपने जीवन को बदल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता। अच्छा, अगर वो लाल किताब शॉर्टकट पूरा से अलग है अगर ना? शॉर्टकट से काम होने लग जाए तो सब सारे व्यक्ति अंबानी बन जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक। अंबानी बनने के लिए भी उसने कई जन्मों तक बहुत पुण्य कमाए होंगे, हम्म। है ना। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके बीच में रेमेडीज होती हैं। हमारे यहाँ रेमेडीज जो होती हैं, वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। अब जिस भी प्लैनेट को आपको काम में लेना है, उससे आप उस बेनिफिट चाहते हो तो उसका यूज करो। ठीक है। ठीक अभी है गुरु। शुक्र का आपको यूज करना है तो छोटी कन्याएं जो होती हैं, 9 साल से छोटी कन्याएं, उनकी सेवा करो। ओके। माँ लक्ष्मी की पूजा करो। भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। करती हूँ सूर्य का गुरुजी, अच्छा जो फल भी चाहिए तो पिता की सेवा करो। पिता नहीं है। बड़े पिता नहीं है तो पिता समान ससुर होंगे, हम्म। ससुर की सेवा करो, उनकी ब्लेसिंग लो। जो सम्मानीय गुरुजी। लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो सरकारी अच्छी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं, उनसे ब्लेसिंग लो आप। वो हम्म। भी सूर्य से ही आता है। अच्छा। सुबह के समय में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की रोशनी देखना चाहिए सामने खड़े होकर उनको। हाँ, वो करते हैं गुरुजी। सुबह सुबह के टाइम 15 मिनट की अगर आप वो लेते हो, लाइट लेते हो, तो बहुत आपको मैजिकल इफेक्ट आएंगे उसके। तो अब एक राखी जी बहुत देर से हैं। उनका हैंड हैंड भी रेज रहा था, बीच में भी आया था। तो मिनल जी, एक बार उनको एक बार म्यूट कीजिएगा एक बार। मिनल जी, आप हैं अभी? राधे राधे सर। नमस्कार मैम, राधे राधे। सर एक सेकंड है ना। तो जैसे कि आज के सेशन में आपने देखा कि सर ने बीएनएन का खाली बेसिक भी नहीं बताया है। बेसिक तो बहुत दूर की बात है, मतलब स्टार्टिंग फेज है कि बीएनएन है क्या। एक प्लेनेट से उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी कि एक का प्लेसमेंट कैसा है, तो कैसा है। तो एक छोटा सा सर आपकी जो क्लास आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। जी मैम। जी। तो सर की जो एक क्लास आने वाली है, हम अभी एक बेसिक क्लास लेके आ रहे हैं फॉर बिगिनर्स, जो उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, या जो जिनको कुंडली के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप एकदम बिगिनर हैं उनके लिए। और जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी आके इसको रिवाइज कर सकते हैं। 5 डेज का एक क्लास होने वाला है जिसमें हम आपको समझाएंगे कि भृगु नंदी नाड़ी से ही प्रिडिक्शन कैसे इतना परफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें हैं वो तो डिटेल अभी सर आपको बताएंगे ही। ये जो क्लास शुरू होने वाली है, ये चालू होने वाली है 12 नवंबर से। सॉरी, टाइम इसका 8:15 ही रहने वाला है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 999 ही रखा गया है फिलहाल, क्योंकि अगर आप बीएनएन का बेसिक भी कहीं से करते हैं तो उसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 से अप ही होता है। पर फॉर एस्ट्रो भारत आपको पता ही है कि हम बहुत अच्छे रेट्स पर क्लास एनर्जी एक्सचेंज के साथ क्लासेस करते हैं। तो जो भी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बीएनएन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो उनके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सिर्फ 999 है। मैं आपके सामने पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड भी अवेलेबल है। आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 9111917057 पर, और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए अभी सर आपको बताएंगे कि इन 5 डेज में हम क्या करने वाले हैं। और उसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9111911707 पर आप कॉल कर सकते हैं कल सुबह। कल भी सर की क्लास होने वाली है बीएनएन पे। कल हम एक कंसल्टेशन सेशन भी रखेंगे, लकी 4 to 5 पर्सन को कंसल्टेशन भी मिलेगी फॉर 1 क्वेश्चन चलते वेबिनार में। तो कल आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़िएगा,
और जितने भी लोगों को आप इसका बेनिफिट दिला सके। जी सर, तो है ना जी सर, इस बताएं। क्लास में क्या सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए कि बेसिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके। देखिए, बेसिक में जो हम कवर करेंगे वो रहेगा कि पहले कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से कुंडली बनती है, 12 भाव क्या होते हैं, 12 भावों के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं, और उनके जो राशियां हैं कौन कौन सी राशियां होती हैं, उन राशियां किस किस हाउस की लॉर्ड होती हैं, कौन कौन से उनके हाउसेस उनको अलॉटेड होते हैं। उसके बाद उन राशियों के कारक तत्व भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और साथ में हम पढ़ेंगे कि जैसे सूर्य है, सूर्य 12 घरों में किस प्रकार का रिजल्ट देता है। आपको इसके लिए क्या होगा, सिर्फ हम ये देखेंगे उसमें कि सन को हमने फर्स्ट हाउस में बिठा दिया। पहले कोई कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी लग्न की हो, चाहे मेष लग्न की हो, चाहे वृष लग्न की हो, चाहे मिथुन लग्न की हो, चाहे धनु हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो, चाहे वृश्चिक हो, जो ये जानते हैं उनके लिए है, जो नहीं जानते उनको भी ये सब चीज समझाई जाएगी पूरी। ठीक। तो कुछ आपकी कुंडली उठा के देखेंगे तो आपकी कुंडली में जो पहला हाउस बीच में सेंटर ऊपर हाउस है, जहाँ जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है 1 5 8 9 2 7, जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो आपका लग्न होता है। फर्स्ट हाउस में सन जो बैठा है वो क्या रिजल्ट देगा, सन सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देगा, थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट देगा। सिर्फ एक प्लैनेट से, सिर्फ एक प्लैनेट को आपको देखना है, आप सामने वाले को बता दोगे कि आपके फादर की स्थिति कैसी है या आपके साथ में क्या होता है। इसी प्रकार से जो हमारे 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों के 12 भावों में किस प्रकार से ये कार्य करते हैं ये सिखाया जाएगा आपको, इसके अंदर पूरा बताया जाएगा। उनके कारक तत्व लिखवाए जाएंगे सभी के, कि सूर्य के कारक तत्व क्या है। जैसे सूर्य है पिता कारक है, सरकार का कारक है, अथॉरिटी कारक है, अहंकार का कारक है, एग्रेशन का कारक है, एनर्जी का है, गोल्ड गोल्ड का कारक है। ये जितने भी कारक तत्व आएंगे इसके, क्योंकि सिंबोलॉजी के साथ हम समझ सकते हैं कि एक हमें दिखता है सिर्फ एक कुंडली बनी हुई है, सूर्य लिखा हुआ है यहाँ पे, अब समझ नहीं आ रहा कि सूर्य मंगल चंद्र बुध क्या लिखा है ये। जब हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे कि सूर्य इन किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बुध किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ये चीज समझने में आसानी होगी कि वो उसकी वर्किंग किस तरीके से की जाती है। हर प्लेनेट से आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं, सूर्य से आपके कुछ रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो आपके फादर इन लॉ हैं, फादर हैं, आपका पहला मेल चाइल्ड है वो सन होता है। ऐसे चंद्रमा से कौन कौन से रिश्ते जुड़ बनते हैं, बुध से कौन से रिश्ते बनते हैं, मंगल से कौन से रिश्ते बनते हैं, राहु से कौन से बनते हैं, केतु से कौन से बनते हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे देखेंगे हाउस में, तो आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसी भी व्यक्ति के लिए। अब जैसे किसी की कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है, हम लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, कुंडली के 12वें भाव में जिस भी व्यक्ति के राहु बैठा हुआ है, आप सीधा सीधा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके दादाजी का जन्म स्थान वो नहीं है जहां आप रहते हैं, आपके दादाजी कहीं और से आके यहां बसे हैं। और इसको आप लगा के देख लीजिएगा, क्लास में कई व्यक्तियों की कुंडली में राहु 12वें भाव में होगा, और वो इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं क्या उनके दादाजी कहीं और से आके उस स्थान में बसे थे जहां आप रहते हैं। आप उनका दादाजी का जन्म उस शहर में नहीं हुआ होगा जहां वो रहते होंगे, कहीं ना कहीं से उनका ओरिजिन कहीं और से हो। हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक प्लेनेट देखा, और उस प्लेनेट से हमने बता दिया कि आपके दादाजी की स्थिति ये है। चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हुआ है, मदर बहुत पैम्पर करने वाली है, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव करने वाली हो जाती है। उस व्यक्ति का घर का जो कलर रहेगा वो व्हाइट रहेगा। सिर्फ एक चंद्रमा चौथे घर में बैठा है तो ये निकल जाता है। इस 7 दिन की जो इसकी 5 डे की जो अपनी क्लासेस रहेंगी, इसकी बेसिक की जो क्लास चलेंगी,
इस 5 दिन की क्लास में आप आधे पंडित बन के निकलेंगे यहाँ से, और आप आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके होंगे, और वो आधे एस्ट्रोलॉजर भी आपके शहर के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पे भारी पड़ने वाले हैं। पूछ लीजिएगा अपने किसी भी पंडित जी से जाके, पंडित जी यह ग्रह यहाँ बैठा है, बताओ क्या इसका क्या फल होता है इसका। पंडित जी कहेंगे कुंडली लेके आओ, समय लेके आओ, वो बनाओ, कुंडली बनानी पड़ेगी, टेवा पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा पंडित जी ये तो पुरानी बातें हो गई, आप तो सिर्फ ये बताओ कि राहु 12वें घर में बैठा तो क्या करेगा। फिर पंडित जी कहेंगे नहीं ये मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। आप कहोगे आप छोड़ो, मैं बता देता हूँ आपको, छोड़ो ना पंडित जी, दोनों का समय क्यों खराब करें अपन बैठ के। ये बीरन का जादू है। इसमें एक चार्ट से, यानी जो D1 चार्ट जो हमारा बनेगा, 12 घर का जो चार्ट बनेगा, उस चार्ट से आप अपने बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने फादर के बारे में, आपकी मदर के बारे में, अपने ब्रदर के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं खाली इससे। आप ये बता सकते हैं कि आपकी सिस्टर कैसी हो है, आपकी सिस्टर की जिंदगी कैसे चल रही है। चलिए इसका अपन एक लाइव एग्जांपल लेते हैं आज, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएगा आपके लिए आगे। हम 2 प्लैनेट को ले रहे हैं, एक मंगल और एक बुध। हम कोई भाव नहीं ले रहे हैं, हम कोई राशि नहीं ले रहे हैं, हम तो बस ये मांगे चल रहे हैं कि मंगल और बुध किसी कुंडली में साथ साथ बैठे हुए हैं, 12 भावों में किसी भी जगह पे वो दोनों साथ बैठे हैं। ठीक है, मंगल से हम भाई को लेते हैं, हमारा भाई, और बुध से हम अपनी बहन को लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्रिडिक्शन निकल के आता है, हम बुध से एजुकेशन को भी लेते हैं। मंगल मतलब भाई, बुध मतलब एजुकेशन। तो अभी दोनों कॉम्बिनेशन देख के बोल सकते हैं कि आपका ब्रदर जो है अच्छा पढ़ा लिखा होगा, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। कुछ नहीं देखा, सिर्फ मंगल देखा, बुध देखा। ठीक है, मंगल भाई, बुध व्यापार। हम कह सकते हैं कि आपका भाई किसी न किसी व्यापारिक कर्म से जुड़ा हुआ है। मंगल भाई, बुध वाणी। तो आप देख के बोल सकते हैं कि आपके भाई ज्यादा बोलने वाले हैं क्या। हमने कहीं कुछ नहीं देखा, कोई कुंडली नहीं बनाई, कोई हमने ऐसा कुछ गणना बड़ी नहीं निकाली, सिर्फ 2 प्लैनेट पकड़े, एक से हमने पकड़ा जीव और एक से पकड़ा निर्जीव। यानी जब भी आप प्रिडिक्शन करते हैं बीरन के अंदर, और 2 प्लैनेट में अगर प्रिडिक्शन होती है तो एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है, इन 2 का कॉम्बिनेशन बना के करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल भाई हो गया, भाई व्यापारी हो सकता है, भाई पढ़ा लिखा हुआ हो सकता है, भाई ज्यादा बोलने वाला हो सकता है। इसी प्रकार, और बुध प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी अवश्य होगी, नहीं है तो बनेगी, नहीं तो है। अब मंगल को हम ले लेते हैं, निर्जीव मान लेते हैं एक तरीके से, नॉन लिविंग थिंग। और वो जो बुध है, बुध को हम सिस्टर मान लेते हैं। मंगल होता है एग्रेशन। तो ये कहेंगे कि आपकी बहन गुस्से वाली है, आपकी बहन जो है बहुत एग्रेसिव नेचर की है, कि जिस भी जातक की कुंडली में ये होगा उसकी सिस्टर बहुत एग्रेसिव नेचर की होगी, गुस्से वाली होगी। सर एक सेकंड है ना, जी पहले 2-4 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका मैं आंसर कर देती हूँ। ठीक है, ये 5 दिन की जो क्लास है ये
पेड क्लास है। उसके बाद जो फुल कोर्स आएगा वो 21 तारीख से आ जाएगा। 21 नवंबर से फुल कोर्स भी हम लेके आने वाले हैं। ये खत्म होने के बाद 2 दिन का एक वेबिनार होगा फॉर फुल कोर्स। और एडवांस की क्लास रितिका मैम आने वाली है, 21 नवंबर से आएगी। बेसिक क्लास के बाद एडवांस क्लास ही आएगी मैम, बीच में सिर्फ 2 या 3 दिन का गैप ही रहने वाला है। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैं अभी आपको चैट में यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ। आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग 11 बजे तक इस पर अवेलेबल हो जाएगी। कल भी इसी वक्त 8:15 बजे ही वेबिनार है। सर अभी जितने हैंड रेज है ना, 2 3 4 जी 6 हैंड रेज हैं, इन 6 के एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी बिल्कुल। क्लास कल करेंगे। परवेश मैं गोयल बस जी, एक एक कॉम्बिनेशन को एडवांस बताना चाहूंगा। एक छोटी सी चीज बस, एडवांस क्लास के जो चार्जेस है ना मार्केट से बहुत कम रहने वाले हैं, तो आप डोंट वरी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी सर, आप बोलिए, कुछ कह रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये तो प्रिडिक्ट किया भाई और बहन के बारे में, है ना। इसी तरीके से अब होता है कि आपकी कुंडली में योग बना हुआ है। अब इन दो प्लैनेट का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जब भी मंगल और बुध की युति बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि जातक ने, नेटिव जिसकी कुंडली है, उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके अपना व्यापार खड़ा किया है। मंगल मेहनत होती है, बुध व्यापार होता है। दूसरी चीज, मंगल लोन होता है, कर्जा होता है। लोग पूछते हैं ना कर्जा किससे आता है, किस प्लैनेट से कर्जा आता है। मंगल से कर्जा देखा जाता है। बुध व्यापार होता है, ऐसा जातक अपने व्यापार के लिए कर्जा लेता है। इनको आप अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा, ये सूत्र आपको गलत नहीं मिलेंगे। इस सूत्र में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन हमने तो सिर्फ 2 प्लैनेट लिया है। अगर आपकी कुंडली में उस भाव में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा इसका प्रभाव बदल जाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर तो मैं आपको बताऊंगा कि नाड़ी में योग कैसे बनते हैं। क्योंकि बाकी वैदिक में जो हम दृष्टियां देखते हैं इसमें दृष्टियां नहीं होती हैं। इसके अंदर कोई मंगली नहीं होता है। वैदिक में मंगली कॉन्सेप्ट बहुत आता है कि आप मंगली हैं, आप मंगली हैं, आप मंगली हैं, शादी कैसे करें, 28 साल तक वेट करो, ये तो मंगली है लड़का, मंगली लड़की नहीं। नाड़ी में कोई मंगली नहीं होता है, कोई काल सर्प दोष नहीं होता है। मंगल क्या है, मंगल सिर्फ एग्रेशन है, गुस्सा है। ऐसा जातक गुस्से वाला होता है कभी भी। मैंने तो अपने जीवन में आज तक ऐसा कोई योग नहीं देखा जिसके अंदर एक मंगली और नॉन मंगली की शादी हो गई हो और किसी की डेथ हो गई हो। ये जरूर है कि मंगली और नॉन मंगली की शादी होती है तो वो आदमी एग्रेसिव और एग्रेशन में अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, उनके पीछे वायलेंस हो सकता है। लेकिन उस चीज को अगर न्यूट्रल किया जाए सर ऐसा तो वो उल्टा भी भी हो चीज नहीं सकता है है। ना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। आज के समय में तो है। देखिए आपको मैं बताऊं पन्ना जी, बताओ। डाइवोर्स जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ कुंडली में डाइवोर्स का युग तो मानते हैं हम, होता है, हमेशा होता है, सदियों से होता आया है। लेकिन जी अगर डाइवोर्स के जो केसेस बढ़े हैं पिछले 15-20 साल से बढ़े हैं जी जी सर। हमारे समाज में। और उसका कारण ये है कि जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती चली गई, जी सर। जैसे जैसे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आती चली गई, हम्म। वो अपने अधिकारों को समझने लगी। जी सर। उन्होंने ये मानना छोड़ दिया कि मैं नॉन लिविंग थिंग नहीं हूं, हम्म। तो मुझे खरीद के नहीं लाए हो, मेरी भी एक लाइफ है। और जी जहां ये चीज आती है वहां डाइवोर्स के केसेस बढ़ जाते हैं। पहले जमाने में होता क्या था कि ठीक है औरत कॉम्प्रोमाइज कर जाती थी और उनके डाइवोर्स नहीं होते थे और जिंदगी भर चल जाता रिश्ता। मैं जी आपको ये चीज समझाऊंगा कि डाइवोर्स का योग तो पहले थे, लेकिन डाइवोर्स होते क्यों नहीं थे इसके ऊपर भी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा मैं इस चीज को लेके। तो वो चीज है कि समय के साथ में, समय काल परिस्थिति के हिसाब से योगों का अपना अपना निर्माण तो शुरू से होता रहा, लेकिन उसके उसकी फंक्शन जो थे उसके वो चेंज होते चले गए। उसके टॉलरेंस कम हो जाती है ना जब आदमी बराबरी पे आ जाता है।
बस वो चीज़ आ जाती है। आज के समय में लिबर्टी दी गई है, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ वायलेंस बहुत बुरी चीज़ है। किसी भी व्यक्ति पे आप चाहे कितना ही गुस्सा हो, चाहे आप में कितने ही आर्ग्यूमेंट हो, बट वायलेंस करना मैं किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं मानता। अब जिनके हैंड रेज हैं एक बार उनके क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, फिर अपन इस क्लास को कल वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं कई योग बताऊंगा और कई चीज़ें और समझाऊंगा आपको। बीरन की जो जादू है, जो मैजिक है, उसके कुछ सीक्रेट रिवील करूंगा। तो कल आप सब साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मजा आने और वाला है। कल पूजा सर जी का 5 कंसल्टेशन भी करेंगे ना? 5, हाँ 5 लकी जो रहेंगे रैंडमली, उनमें उनके 5 सवाल लूंगा मैं। कोई भी अपने एक सवाल वो मुझसे पूछ सकते हैं अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ पर या उसके लिए अपनों का हर जुड़ा किसी हुआ। को कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ेगा, वो हम अभी बताएंगे क्या करना है। पहले एक बार जी अरुण जी का एक सवाल ले लेते हैं। जी। नमस्कार अरुण जी। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बस अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं भारतीय विद्या भवन से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ भारतीय हाँ विद्या भवन से। हाँ सर। हाँ तो वैदिक वैदिक के लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। हाँ वहीं से। जी, मेरे दादाजी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छी। हाँ, पर क्या है कि जो आपने आज बताया बीनन में है, वो जी, ही लॉजिक है। वैदिक में बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत, मतलब छोटी सी खाली चीज वो निकालने के लिए आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। बहुत सर, मतलब बहुत ही मैं आता ही नहीं कैलकुलेशन। मैं आपको बताऊंगा, जब अपन बीएनएन की क्लासेस लेंगे ना, सर तब आपको मैं बताऊंगा कि मैरिज निकालना कितना आसान है। बिल्कुल, मैं समझ मिनटों गया। में आप 3 मिनट के अंदर ये बता देंगे कि इस व्यक्ति की शादी किस साल में होगी। राइट सर। आप ये बता पाएंगे किसी भी बच्चे को देके कि आपकी एजुकेशन लाइन कौन सी होगी। और ये आपसे 2 या 3 मिनट में प्रिडिक्ट करेंगे आप, खाली बस। राइट सर। आप ये बता पाएंगे इसके अंदर कि आप प्रोफेशन में कौन से प्रोफेशन में जाएंगे आप। बहुत अच्छा सर। 90% से ज्यादा एक्यूरेसी आएगी आपकी, और विद इन ए मिनट। राइट विद सर। इन ए मिनट। तो कुछ आज तो नहीं मेरा देखना है, कोई चार्ट नहीं देखना है, कोई D1 D7 D9, नथिंग। आपको सिर्फ प्लेनेट पकड़ना है, प्लेनेट से हाउस देखना है, वहां बैठे हुए प्लेनेट को देखना है, खत्म काम, बस मिनटों में। बहुत सही सर, आपकी तो वाणी ही ऐसी है। आपकी नॉलेज, दो तीन बातें आपने जो कही ना, कि किसी ने भी नहीं बताई, कि हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्यों देखते हैं। आज तक मैंने 24 साल 25 साल हो गए मुझे इसमें, जी, किसी ने भी एक क्वेश्चन बताया ही नहीं, या कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया अरुण सर, कि आप जीवन जब शुरू आप होता है और जैसे 12वें भाग में खत्म होता है। वंडरफुल। आप जैसे सीनियर लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना हमें, तो हमको भी बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हम अपने ऐसे गुरुओं से जुड़े जिन्होंने हमें इतना दिव्य ज्ञान दिया हमें। अरुण सर, अरे पहले सर, मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपको न, आप पहले एस्ट्रो भारत से जुड़े हुए हो कि पहली बार आए हो? मैं पहली बार आया। चलो, थैंक यू सर। बहुत बहुत मजा हेलो। आने वाला है अरुण सर, जुड़िएगा आप आपको इस जर्नी आपकी लाइफ का चेंजर बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं और रिटायर हो गया हूँ, बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर। ओके, तो अब तो इसी फील्ड में अब जरा आगे बढ़ना है, करना है, लोगों का भला करना है और टाइम अच्छा एक चीज पास बताइए, करना है। आपकी कुंडली में शनि का और मंगल का संबंध है या नहीं है? सर है पर 10th हाउस में शनि है और 4th में मंगल है। बस अब आप कितनी देर लगी आपका प्रोफेशन पकड़ने में मुझे? 1 मिनट सर, मतलब हाफ ए सेकेंड, बस नॉट ए ये मिनट। खूबी है, ये जादू बीएनएन का है, बिल्कुल, दिस इज द मैजिक। ये मैजिक है और सर। हाँ, ये मैजिक है, और इसी से क्लाइंट भी सेटिस्फाइज रहता है। सर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जब कंसल्टेंसी लेता हूँ ना, हम्म 15 मिनट बाद में क्लाइंट के क्वेश्चन नहीं बचते हैं। और और नेचुरल है। वो क्या कहते हैं, वो समय लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं सवालों को मेरे साथ घुमाते रहते हैं कि सर चलो हम्म। इस सवाल को इस तरह से घुमा के बता दो। मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, इंडियन हो ना आप भी, आपको समय तो 45 मिनट का लेके आए हो तो पूरा लोगे आप। हाँ हाँ हाँ, वो तो लेकिन इंडियन 15 मिनट नेचर के अंदर, अब मैं कह रहा हूँ सर, 15 मिनट से ऊपर मुझे किसी कुंडली के किसी भी प्रश्न को देने में नहीं लगते, सब प्रश्न खत्म कर देता हूँ मैं।
बहुत और ये सर, बीएनएन का जादू है सर। बिल्कुल सर, मैजिक है ये। जादू क्या, ये तो ऐसा साइंस है बीएनएन तो, कि मैं जिसको भी करनी है पहले बीएनएन करिए, BNN तभी की। आगे आप, क्योंकि अगर अगर आप वैदिक में उलझ प्रिडिक्टिव में जाएंगे। जाते हैं, आप चाहते हो कि प्रिडिक्शन कर सकें, राइट अपना सर। जीवन बदल सकें, दूसरे का जीवन बदल सकें, तो बीएनएन में आना बहुत जरूरी है। तो प्रिडिक्शन के लिए तो ज्योतिष है। प्रिडिक्शन की ज्योतिष है। मैथमेटिक्स के लिए तो कंप्यूटर आ गया ना आज। हम्म आप जाइए, मैथमेटिक्स को इतने सॉफ्टवेयर, इतने ऐप हैं, आप डेट टाइम प्लेस डाल दीजिए, खत्म काम, कुंडली बन जाती बहुत, है। ये भी काफी हेल्प हो गई है। बहुत नहीं हेल्प तो हो गई पहले है। कैलकुलेशन पंचांग से हम बनाते थे, हमारे टाइम में तो हम पंचांग से बनाते मैं जो मैरिज कॉम्बिनेशन होते हैं ना, सर। आज अब मैं एक, अब अपन यहाँ बैठे हैं तो एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, कि सर 90% उससे ऊपर जो मैरिज फेल होती है ना, सर। वो सिर्फ गुण मिलान करने से होती है। हम्म। हम लोगों की कॉन्सेप्ट है कि 36 में से 32 मिल गए, 36 में से 18 मिल गए, 36 में से 22 मिल गए, 36 में से 24 मिल गए, शादी कर दो। सर ये मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल सही है सर। मैंने 36 में से 32 गुण वाली शादियों को 4 दिन में टूटते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चौथे ये दिन तो वो पुराने टाइम का डाइवोर्स के लिए जमाना था। खड़े होते हैं वो लोग। तो इसमें बीएनएन में आपको मैं वो भी सिखाऊंगा कि कुंडली से दो कुंडलियों को मैच कैसे किया जाता है आपका। वेरी गुड सर। यानी ऐसा नहीं है कि गुण मिल गए तो शादी कर दीजिए, अरे हम्म। दोनों की प्रकृति भी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, और भी शेर के पैरामीटर्स साथ हैं में जो। बकरी बांध देंगे तो क्या होगा, राइट सर। या शेरनी के साथ अगर बकरा बांध देंगे तो क्या होगा। यही हो रहा है सर। मैं मैजिक में तो, मैरिज में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बहुत अगर दिक्कत है। आपने मैरिज ही पकड़ ली तो आपको मैरिज फुर्सत बहुत नहीं बड़ा मिल पाएगी। सब्जेक्ट है, और मैं आपको बहुत इजी तरीके से 5 मिनट 2 मिनट के अंदर मैं ये बता दूंगा कि इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं होगी। होगी तो लव मैरिज होगी, और लव मैरिज करेगा तो इंटरकास्ट करेगा, या कास्ट में करेगा, या पत्नी जानकार होगी अनजान होगी, सबसे बड़ी पत्नी प्रॉब्लम है सर पास इस में टाइम। से आएगी या पत्नी दूर से आएगी। इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैरिज। सब मैरिज। बच्चों में बड़े बड़े हो गए, 30 30 32 35 35 साल के, सब अभी परेशान। इसी चैनल पे, अभी पद्मा जी आपको बताएंगे, अभी आने वाला मेरा एक सर पॉडकास्ट आने वाला है। उस अच्छा, पॉडकास्ट के अंदर मैंने मैरिज को ही रिवील किया है पूरी तरीके से, बहुत अच्छा किया सर, और ये बहुत समाज जल्दी के वो लिए बहुत ऑन एयर अच्छा होने होगा। वाला है वो। तो उस आप सब एस्ट्रो भाई से जुड़े रहिए, इसी के ऊपर वो आएगा, अच्छा, और उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के प्यासे हैं तो बिल्कुल आप सर। लोगों के लिए वो सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है। बहुत सर, ये तो मतलब समाज के लिए बहुत बड़ी बात है सर। समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है मैरिज के लिए कर। मैरिज के लिए। हाँ। ठीक अरुण जी, अच्छा। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं और टाइम भी हो गया है, फिर एक एक मैम एक दो का सवाल और लीजिए, मैं हैंड रेज है मेरा, मन नहीं करता कि इसे छोड़ के जाया जाए, सबका सब नहीं नहीं, वेट मैं कर कह रहे रही हूँ एक दो ले लेते हैं। यस हैं। पूजा मैम, राधे मेरी राधे ये सर। वाली बात पे ना कि है ना, उल्टा भी होना चाहिए वो चीज, उस पे जी पूजा जी मैम जी। को सबसे ज्यादा हंसी आई थी। बोली। क्योंकि मैं सेम हूँ, मैं मंगलिक हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। नहीं, तो बताइए, कुछ कुछ ऐसा कुछ लेकिन एक्सीडेंट ऐसा हुआ। कुछ हुआ नहीं सर, वायलेंस की कभी कुछ नौबत नहीं आई बस बस हमारी एक ही रिश्ते। चीज है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। नहीं सर, अब तो हो गया टाइम के साथ। अब वो, नहीं आपको कंट्रोल नहीं हुआ, वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर ली उन्होंने अब आपके साथ में। ऐसा लगा लीजिए सर। नहीं, मैंने अपनी मतलब फ्रीक्वेंसी अपने काम में डाल दी सर। डाल दी। बस यही चीज। जी पूजा जी सर मैं ये बताइए। पूछना चाह रही थी, आपकी जो आगे क्लास आएंगी एडवांस की, वो कितने दिन की होती है? वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, 5 डे का पहले बेसिक, आप आइए एक बार, है ना। इसमें इसमें बीएनएन आप आएंगे, बेसिक हो इसमें जाएगा आपको सर? बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। वो जी। क्लास कम से कम 2 मंथ तो चलेगी चलेगी करीब करीब। 2 मंथ का कोर्स? ओके हाँ सर। करीब चलेगा वो, क्योंकि प्रिडिक्टिव है, इसमें बहुत सारे टॉपिक लिए जाएंगे, एजुकेशन लिया जाएगा, मैरिज लिया जाएगा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें। सर उसका टाइम भी इवनिंग में, अभी यही वाला रहेगा ना, वो रात को ही इवनिंग, वो रहेगा? भी 8:30। ओके सर। हाँ सर मैं पूछ रही और थी, मेरी कुंडली में जैसे गुरु और केतु साथ साथ है, 10वें हम्म, हाउस में है। इसीलिए आप यहाँ बैठी हैं।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी, मेरे लिए कल्ट आगे। इसीलिए आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपका सवाल जानता था। अगर आप यहाँ बैठी हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ ज्वाइन किए हुए व्यक्तियों में से 80% के ना गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कल मैं बताऊंगा आपको मैं। ओके सर। इसीलिए आप इस क्लास में, अदरवाइज आप यहाँ होते ही नहीं। नहीं सर, क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे को दोबारा से बहुत टाइम लगा। आपकी इसके कल 3 मैं कॉम्बिनेशन होते हैं। 3 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में आने का गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन होता है। और सर अभी हम बात कर रहे थे जो ये शुक्र और सूर्य की साथ साथ, हम्म, मेरे में बुध भी है सर 11वें हाउस में, तीनों ही साथ है। सब बताएंगे आप। सब सब रिवील करेंगे। सब सब एक राज खोलेंगे। संजय जी आ गए हैं। संजय जी नमस्कार। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया गुरुजी। बस मैं इनको कुछ दिन। बड़ा बता रहा था कि अगर संजय जी आएंगे तो एक मैजिक जरूर बताएंगे कि बीरन का जादू कितना जबरदस्त होता है। हाँ, जो पिछली क्लास थी गुरुजी, आपने कहा था कि डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगी, समय नहीं रहेगा तो बता सकते, बट मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं थी और जी आपने कुछ इवेंट्स के द्वारा उस डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करके दिया, बिल्कुल। जो जो अभी मैं संजय जी फॉलो की कर रहा हूँ। संजय जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर इनके जो इनको याद थी उससे और जो रियल इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 6 दिन का फर्क था, 7 दिन का। जी जी। तो मैंने इनके इवेंट से इनकी डेट ऑफ बर्थ सही करी और उसके बाद जो इनको मैंने प्रिडिक्शंस बताए थे उसको करेक्ट करके वो करीब करीब 100% सही निकले थे संजय जी। हाँ गुरुजी, अब तो एक्यूरेट तो आपने दे दिया है मुझे, अब उसी को फॉलो करना है। जो नंबर्स आए काफी अच्छे नंबर्स हैं। जी एज ए न्यूमरोलॉजी मैंने कैलकुलेट किए तो किंग तो मिला ना। 2 नंबर है और क्वीन 5 नंबर आए जो चाहिए थे मुझे। काफी अच्छा आया है। ये रेमेडीज जो आपने दिए गुरुजी कर रहा हूँ। बस तकलीफ एक एक हुई है मुझे, पिछले 6-7 दिनों से स्टमक अपसेट है। स्टमक अपसेट है। वो अपन एक काम करें, कल इसको देखेंगे एक बार आपका। जी। एक बार आपका सवाल ले लेंगे उस वक्त एक बार। और जो मैंने जो कुंडली आपने बताई है, जो भी टूटा हम्म, फूटा बना पाया हूँ एस्ट्रोसेस से, ये 7वें घर में जुपिटर और केतु और मरकरी साथ में आए हैं। मुझे भी आपकी कुंडली ध्यान नहीं है संजय भाई। तो कल एक बार इसको जब अपन बैठेंगे तो एक बार मैं नजर मार लूंगा उस वक्त खोल के उसको जी एक बार। प्लीज प्लीज जरा एक बार देख लीजिए। हाँ बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। गुरदीप जी कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक है जी, बहुत हाँ अच्छे जी। हैं। थैंक यू सर। सर, जो आपने बोला था कि 12वें घर में राहु रहता है तो उसके दादा दूसरी जगह से आते हैं, ये बात कंफर्म है। और मेरे बेटे का जो है 12वें घर में राहु है और जी उसके दादाजी का बर्थ तो पंजाब में हुआ था, हम लोग कलकत्ता में। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सिंपल है। कितनी देर लगी मुझे बताने में। हाँ जी, हाँ हाँ। मैंने सिर्फ ये देखा कि भाई किसी व्यक्ति की कुंडली के 12वें घर में अगर राहु आ गया है तो उसके दादाजी कहीं और से होंगे। हाँ जी, हाँ ना मैं आपसे कभी मिला, ना मैं आपको हाँ। जानता हूँ, ना भी कुंडली देखी, ना कुछ किया। और एक जनरल प्रिडिक्शन की और वो एकदम सटीक जाके बैठती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सर, ये कह थैंक रहा यू। हूँ, ये मैजिक ही आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ कि ये मैजिक आप भी बाजार में करें। सर, ये जो आप क्लास कराएंगे बेसिक की, ये 13 से 18 तक होगी? ये अपनी चालू हो जाएगी, परसों से चालू हो रही है ये, 12 से। 12 से? हाँ जी। ओके सर। अभी देखिए स्क्रीन पे आया है, 12 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, तो 8:15 रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। सबको लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इसके अंदर, ताकि आप आगे भी उसको पढ़ सकें, जो पढ़ाया जाएगा उसको आप हाँ जी, रिवाइज कर सकें। ठीक है जी। हाँ सर, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। बिल्कुल तो आइए, आप कल भी सीखना ज्वाइन कर चाहिए। सकते हैं ना सर? हाँ जी। कल भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ कल भी क्लास में ही रहेगी। मैडम कल कल तो भी एक फ्री दिन। क्लास है, कल भी आना जी आप। नहीं मतलब उसको तो ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने के लिए कल भी पैसा हाँ दे हाँ सकते हैं? दे सकते हैं मैडम, दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर देखो वीडियो और बाकी किसी का ऑन नहीं है जिनके हैंड रेज हैं। हाँ, जिनके जिनके कैमरे ऑफ हैं
उनको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेस के बिना मजा नहीं आता। सर हो गए कैमरे ऑन। कपिल जी कीर्ति जी भी आ प्लीज। गई और कपिल जी भी आ गए। जी जी। गुरुजी जी प्रणाम। नमस्कार सर। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि बेसिक ये आप बेसिक सिखाओगे ना अभी 5 दिन, जी और उसके बाद एडवांस कब से शुरू होगा? बिल्कुल, उसका एडवांस चालू होगा उसके बाद में। 21 तारीख से सर, 21 नवंबर से। अच्छा गुरुजी, ये वैदिक है कि ये नाड़ी नाड़ी ज्योतिष है ये? ये BNN। वैदिक नहीं है, इसमें वैदिक का कोई पार्ट नहीं आएगा, ये प्योर नाड़ी है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं नाड़ी पढ़ाते पढ़ाते आपको वैदिक में ले जाऊंगा, आपको मैं अपने कुछ और चीज पढ़ाने लग जाऊंगा। इसमें प्योर नाड़ी मिलेगी और बिल्कुल सिंपल मेथड से प्रिडिक्शन तक आपको पकड़ के ले जाऊंगा मैं इसमें। अच्छा गुरुजी, इसमें सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा हमें कि ऐसे ही कर लेंगे हम? इसके लिए आप अपने अपने मोबाइल के अंदर एस्ट्रोसेज नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐप है, वो डाल लीजिएगा। वो है मेरे पास गुरुजी। बस वही चाहिए। और उसमें भी जो आप जो कुंडली बनाते हैं उसमें D1 चार्ट जो सामने आता है पहले, उसको आप अपने कागज पे लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद ऐप को भी बंद कर दीजिएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। गुरुजी जैसे कि हम उसमें अपना टाइम ऑफ डेट डालते हैं एक्सरसाइज में, हम्म तो उसमें तो वो ग्रह वगैरह कुछ और ही बताता है और रियलिटी में कुछ और ही होती है वो। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। जी गुरुजी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा नहीं कि आप डिटेल डाल रहे हो और कुछ और ही निकल के आ रहा हो। एक काम करेंगे, है ना, कल आप उसको दिखाइएगा, मुझे स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, डिटेल दीजिएगा। मैं हाथों हाथ आपकी कुंडली बना के बताऊंगा कि प्लांट वो है या नहीं है। जी गुरुजी। है ना। प्रकाश जी, इसमें कोई PDF नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और प्रैक्टिकली सर व्हाइट बोर्ड पे आपको सिखाएंगे। आपको देखिए, मैं यहाँ तो सिर्फ मैं एक आपसे छोटी छोटी चीजें शेयर कर रहा हूँ खाली। जो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कुछ रहेगा, कोर्स रहेगा, वो परसों से क्लास में ही रहेगा 12 तारीख से। उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको, और उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज समझाता हुआ जाऊंगा। चार्ट का निर्माण कैसे किया जाता है वहां से स्टार्ट करूंगा मैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बृहस्पति को ही जीव कारक क्यों माना जाता है। इसमें नेटिव है, हम बृहस्पति को लेते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज समझाता हुआ चलूंगा उस चीज में। जब आप उसको एक बार या 2 बार देख लेंगे, तब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको कहेंगे वंडर, इसी वजह से ही होता है जो हम वैदिक में कभी समझ ही नहीं पाए थे। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, तो चलिए कैसे हैं? जी फाइन सर। जी, गुरु जी मुझे पूछना था, ये 11th हाउस में खाली सिंगल केतु है, उसका बेनिफिट कैसे लें? 11th हाउस में आपके सिर्फ केतु बैठा हुआ है। जी। देखिए, 11th हाउस में सिर्फ केतु बैठा हुआ है, तो नाड़ी के अंदर क्या कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 5 9, 3 7 11, 2 12। हमें उसमें और कंसिडर करना पड़ेगा। अगर केतु आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आपको किसी चीज से, धर्म से जुड़ के काम करना है, या ऑकल्ट से जुड़ के काम करना है, या कुछ ऐसा काम करना है जो कि कुछ स्पेसिफिक हो। वहां केतु किस राशि में बैठा हुआ है, हम उस चीज को देखेंगे एक बार। ये क्योंकि वृश्चिक खाली लगन की राहु कुंडली। राहु और केतु किसी स्थान पे खाली आके बैठ जाते हैं, उनके साथ कोई प्लैनेट अगर बैठा हुआ नहीं है, तो उनके रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, वो ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। वो जिसके साथ आके बैठते हैं, जिस हाउस में आके बैठते हैं, वैसे रिजल्ट देते हैं फिर वो। जी। तो मैं आपको डिटेल तो में, इसमें क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया था कि दान नहीं करना चाहिए 11th हाउस का जो भी है प्लेनेट। 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है उसका दान नहीं करना चाहिए, उसमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ बहुत ही जी। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में उनके दान किए जाते हैं, जहां उस संबंधित रिश्ते से कोई किसी को तकलीफ ही आ रही हो बहुत ज्यादा। तब हम उसको स्पेसिफिक टाइम में उसका सिर्फ एक कुछ रेमेडीज बताते हैं खाली करने के लिए उसकी। जैसे केतु से बाकी क्या जनरली रिलेटेड वो है कि वो जो जो मुझे प्लांट नहीं वहां करना बैठे चाहिए? हुए हैं, वो आपको कुछ ना कुछ देने आए हैं। हाँ, तो गुरु जी वही पूछना था कि केतु से क्या रिलेटेड है, कि बाई चांस मैं गलती से क्या पता दे रही हूँ। उसमें राशि कौन सी आ रही है आपकी? और वृश्चिक लगन की कुंडली है अभी आपकी मुझे।
वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 11वें भाव में आया है, तो कन्या राशि आ रही है आपकी, 6 बुध जी कन्या जी राशि जी है जी। है ना। तो आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई के अंदर रुकावट आई थी, ब्रेक आया था आपके? बहुत बार आते हैं, अभी भी आते हैं। राहु केतु जो कारक है वो रुकावट का है, तो पढ़ाई के। तो और आपकी कोई सिस्टर या आपके कोई ऐसे कोई घर में बच्ची जिसको बोलने में तकलीफ आती हो, इसको अटकते हो जो थोड़ा, या बोलते वक्त उनके मुंह से थूक निकलता हो? मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा है। सोचिएगा, मिलेगा। हमारी बताओ, मैं तो खाली 1 से 11वें भाव का आपको सिर्फ बताया था, सिंपल एक मैं इंट्रोडक्शन दिया था खाली। अच्छा, अभी मैं जब हाँ, खोलूंगा इसकी राजमुख एवी का केतु का, अगर 11th हाउस में राज खोलने बैठूंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा अभी। ओके। बहुत 11th हाउस में कोई प्लेनेट ही ना हो, खाली राशि हो तो। कौन से में? 11th हाउस में। 11th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं हो, सिर्फ राशि हो खाली, हाँ। तो ये मान के चलिए आपने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कार्य किए ही नहीं जिसका आपको प्रतिफल इस जन्म में मिलेगा। मेहनत करो और कमाओ और खाओ। ओके। ठीक है भाई, आपने पिछले जन्म में कुछ कमाया होगा, वही तो आप लेने आए हैं यहाँ पे। जब कमाया ही नहीं, भाई 9 ही तो ग्रह है ना अपनी कुंडली में, 3 हाउस तो कम से कम खाली रहेंगे आपके। तो जो 3 हाउस खाली रहेंगे वहां कुछ ना कुछ जीवन का कुछ छूटा होगा ना पिछले जन्म का भी, तो इसीलिए वो 3 हाउस खाली हैं वो। ठीक है जी सर, निधि मैम का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी। सर मेरा पूछना था, मेरे हस्बैंड का 11th हाउस खाली है, 5th राशि बैठी हुई है, 5th नंबर बैठा हुआ है वहां पे। देखिए और सिंह राशि वहां बैठी हुई है, लेकिन राशि को हम बहुत ज्यादा इसमें कंसीडर नहीं करते हैं वैसे तो बीरन के अंदर। ओके। हम इसके अंदर भावों को लेंगे, हम 12 भावों में प्लैनेट्स को घुमाते हुए ही आपको उस प्रिडिक्शन तक ले जाएंगे कि आपको राशियों की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी। ठीक है, तो 11th हाउस अगर खाली है तो उसका 11th हाउस खाली है तो ये मान के चलिए कि पूर्व जन्म में 11th हाउस खाली नहीं होता है जनरली। देखिए उनके 7th हाउस के अंदर या 3rd हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? 3rd हाउस में तो नेपट्यून बैठे हुए हैं। नेपच्यून कंसिडर नहीं करते हम। ठीक है, वो भी खाली है। 7th में 7th में सूर्य, शुक्र और मंगल। बैठे हैं ना। हाँ जी। वीरन में 3, 7, 11 को एक ही भाव माना जाता है। तो ठीक है। इनका सूर्य का, शुक्र का और मंगल का प्रभाव आपके इस पे आएगा। तो अच्छा कैसा एक चीज प्रभाव है, बता एक अच्छा चीज प्रभाव बताइए। है, बुरा अब प्रभाव है? एक चीज बताइए आप कि आप अपने, आपकी जो शादी हुई निधि जी, हम्म हम्म। आपके हस्बैंड आपके नोन थे ना, शादी से पहले जानकार थे? हाँ जी। और बहुत नजदीकी शादी हुई है आपकी? हाँ जी। बस, ये जादू है। अच्छा। बहुत मैजिकल सब्जेक्ट है, बहुत मैजिकल सब्जेक्ट है। जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों के सामने जब बोलेंगे तो लोग वंडर करेंगे कि यार, अरे आपने सिर्फ इतना देखा, इतना बता दिया, कैसे मालूम चला गया? अरे कुंडली तो लगाई नहीं आपने मेरी। सर ये क्लास जो है ना 999 में रखने का जो रीजन है 5 डेज का, हम फुल कोर्स भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और जो एक्चुअल में बीएनएन सीखना चाहते हैं वो फुल कोर्स की इन्फॉर्मेशन ही मांग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बीएनएन फुल कोर्स में 16,000 से 25,000 तक पढ़ाया जाता है बहुत कॉस्टली है, बहुत है ना। कॉस्टली। हमने बहुत वो खर्च सब लोग किया है। मुझसे, हाँ वो हमसे यही डिटेल मांग रहे हैं। फिर भी हमने ये 999 में एक बेसिक क्लास सिर्फ इसलिए करी है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप इस साइंस को देखें, समझें 5 दिन में, क्योंकि 999 एक ऐसा अमाउंट है आप पे करके समझ सकते हैं कि ये साइंस है क्या, कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। हर कोई सीख सकता है, पर फिर भी आप अपने आप से समझ सकते हैं कि हम इस चीज को कैसे सीख सकते हैं। वो 5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फुल कोर्स करना ही है कि नहीं करना है, इसीलिए इस बीएनएन 5 जब डेज आप की क्लास को पढ़ेंगे, लेके आए हैं। बीएनएन जब आप पढ़ेंगे आपको ये लगेगा कि ये वास्तव में जन्मों जन्मों की विद्या नहीं है, ये आप कर सकते हैं। हमारे बीच में एक जो मिसकंसेप्शन बनाया गया है ना अपन कि पंडित जी ने तो बहुत मेहनत की है, जन्मों जन्मों पढ़ाई की, तब जाके पंडित जी इतने बड़े महान ज्ञाता बने हैं। आप कुछ दिनों में वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 कॉम्बिनेशन होना जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, तब वो इस एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट में आता है। मैं आपको बताऊंगा कि तीनों कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं। और यहाँ पे
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उन तीनों कॉम्बिनेशन में से जिसकी कुंडली में एक कॉम्बिनेशन ना हो। सबकी कुंडली के अंदर वो कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप वंडर करेंगे सबकी कुंडली के अंदर वो कॉम्बिनेशन है, तभी आप आज इस वक्त इस क्लास के अंदर बैठे हैं, वरना आप पाते ही नहीं। उसमें से एक जो बताया था गुरु केतु वाला, अब आप लगा के देख लीजिएगा अपनी कुंडली में, गुरु केतु का संबंध आपकी कुंडली में अवश्य मिलेगा। सर मेरे तो साथ में ही बैठे हुए हैं। ऑकल्ट में आएंगे तभी आप, बिना उसके ऑकल्ट में उतरेंगे ही नहीं। जी देखिए 3 तरीके से ऑकल्ट में आदमी उतरता है, हम्म एक पढ़ के थोड़े धक्के खा के, और एक घसीट घसीट के, जिसको बहुत बहुत लंबे समय तक जो आदमी परेशान होता है वो उतरता है, और एक उतरता है वो जिसको डेस्टिनी कहती है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो हम्म भाग्य में लिखवा के आता है अपने। हम्म तो आपकी आपकी कुंडली में पद्मा जी वो योग है जो भाग्य ने आपके साथ में दिया है आपको, आपको जी इसमें आना ही था। सर मैं तो 2016 से हूँ और बस, एस्ट्रोलॉजी फील्ड। और अब बताइए 2016 में आने के बाद में और आज तक में कितनी आपने जीवन में अपने तरक्की की? एक्चुअल में 2016 से ही की है सर। आएंगे तो पाएंगे, आएंगे तो पाएंगे, बहुत बहुत कुछ। ये और साइंस बहुत और मजेदार है। जब 2019 में पूरे तरीके से इस सब कुछ चीजों को ज्वाइन किया था, हम्म तो उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, जी नहीं पड़ता। जी सर। और बहुत से जिनकी कुंडली में ये योग है, मैं बता देता हूँ, जब तक आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं आएगा आपके जीवन में तरक्की नहीं आएगी। करते रहिए 100 काम। जी सर। गुरु का सर मतलब आध्यात्मिक गुरु नहीं होता है जो आपके अच्छी इंफॉर्मेशन अच्छी नॉलेज शेयर करे, वो गुरु होता है। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। जी ये एस्ट्रो भारत की फर्स्ट स्टूडेंट है। ओके। सबसे पहले एस्ट्रो भारत जब शुरू हुआ था, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है ना, जो फीस पे करता है और जी कोई जी क्लास जी जी ज्वाइन करता है, तो लास्ट ईयर 2 अक्टूबर 2023 जब हमने एस्ट्रो भारत बनाया, जी। उसके बाद जब हमने फर्स्ट क्लास लॉन्च करी, तो फर्स्ट फीस जो एस्ट्रो भारत में आई थी वो इन मैम की आई थी। हिमानी जी की आई थी। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैम। हिमानी जी आपका, थैंक यू। बहुत बहुत। Namaskar, sir. Thank you, Padma ji. Good to know that. I really have full of gratitude to Astro Bharat and आपको. May Guruji bless you always. पद्मा जी की बहुत अच्छी सपोर्ट रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, शी ऑलवेज सपोर्टेड अस, वेरी नाइस। एंड सर आपका जो भी मैंने अभी तक सुना है, बीएनएन की नॉलेज थोड़ा बहुत इंटरेस्ट करती है मुझे, जी लेकिन ना आज तक जितने भी वैदिक या किसी भी बंदे से सुना है ना, उसने यही बोला कि 8वां घर है ना, वो तो 4 6 8, 6 8 12, वो 6 8 बहुत 12 में। जी हाँ। तो 8वां घर मैं जहां तक समझती थी कि भगवान ने कुछ बनाया तो कुछ रीजन के कारण बनाया होगा। ये तो आपने भी ट्रांसफर। वही बोला, ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स अ वेरी गुड हाउस, यू कैन चेंज एवरीथिंग। तो इसमें ही आपने राहु के लिए भी अच्छा बोला, बहुत राहु अच्छी अगर यहाँ आ चीजें आपने जाएगा बोली। तो ऐसा आदमी ऑकल्ट में जाता ही जाता है, उसकी इंट्यूशन सर पावर बैठ बहुत हो जाती है। सर इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। मेरा राहु और सूर्य 8 में है और कन्या राशि में है। अच्छा एक चीज बताइए, आपके फादर की जिंदगी में ऐसा हुआ कि एक बार वो अच्छे पोजीशन में जाने के बाद जीरो हो गए? इट कुड बी सर, बट नेवर, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन कभी शो भी नहीं किया, हुआ होगा। बिल्कुल। और एक बार और उसके बाद जब सेकंड जब उनका राइज का समय आता है तो वो बहुत नाम कमाते हैं ऐसे, राइट। बहुत अच्छा नाम होता है उनका, राइजिंग सन होते हैं ऐसे। लेकिन एक बार उनका क्योंकि 8th हाउस होता है डार्कनेस को शो करता है, सूर्य अगर अष्टम भाव राइट। में हो, तो एक बार आपको आपको या आपके फादर को एक बार जीवन में उस अंधेरे से सामना करना ही पड़ता है। राइट उसके सर। बाद अब में जो राइजिंग होती है वो एकदम स्टार बन के निकलते हैं उसके बाद एक। चलिए, ये भी अच्छी आपके चीज फादर के सुनने को जीवन में मिली। रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। हाँ जी। या क्योंकि आज तक मैंने यही सुना था कि एक फादर का तो जो बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको कुछ अ, आपकी बेइज्जती होगी, आपका नाम खराब होगा। तो 8th हाउस को देख के हमेशा सबने नेगेटिव ही बोला है, तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं लिया।
मैंने हाउस जब बहुत मैजिकल हाउस है। मैं आपको बता दूं कि कुंडली में आप अपने 11 भाव में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। कुंडली में अगर किसी भाव में बदलाव किया जा सकता है वो सिर्फ अष्टम भाव है। और ओके देखिए, इसको ट्रांसफॉर्मेशन का भाव क्यों कहते हैं, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। मृत्यु क्या ठीक है? है। मृत्यु एक नए जीवन का संचार है। हम्म। एक न्यू न्यू बिगनिंग जो होती है वो 8th हाउस से होती है राइट। है ना। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है। तो जब जब या आदमी जहां जाके खत्म हो जाएगा तभी तक नया जीवन प्रारंभ होगा। बिल्कुल। इसीलिए इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहते हैं कि यहाँ से आप एक बार अपनी लाइफ को जीरो करके एक नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं। राइट इस राइट। वजह से ट्रांसफॉर्मेशन भाव है। और यही सिर्फ आदमी के हाथ में ऐसा भाव होता है जिसको आप अपना एक्टिव कर लिया आपने, तो आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वंडरफुल वंडरफुल सर। सर छोटी सी रिक्वेस्ट पद्मा जी को भी, आपको भी, कि अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे दें कि नेक्स्ट कोर्स की फॉर्मेलिटीज क्या है और कितनी देर का कोर्स हो गया, कुछ यू पद्मा जी कुछ पहुंचा सकते हैं? जी मैम, आप मुझे कल कॉल कीजिएगा, विल डिस्कस। हाँ जी, मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज किया है। जी जी मैडम, कल ठीक मॉर्निंग है, में आपको अपडेट देती हूँ। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू रियली मैम। अप्रिशिएट सर, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर बाय। चलें सर? आज के लिए यही नहीं, विराम देते हैं। और कल जब क्वेश्चन आंसर होगा तब रवि राही जी और जी, अरूप राय जी, आप दोनों के क्वेश्चन 100% आप लिए दोनों के जाएंगे। आपके क्वेश्चन सबसे पहले लेंगे। मैम इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जी सर, कर लिया मैंने। हाँ जी, तो बस और इनका किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास से रिलेटेड, कंसल्टेशन से रिलेटेड, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर, या फिर 9610530333 पर। मैं एक बार आपको वापस से नंबर दिखा देती हूँ, दोनों ही नीचे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो नीचे दोनों दिए गए नंबर हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9119117057, या फिर 9610530333। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के बारे में भी पूछ रहे थे। आप कल मॉर्निंग 10:30 बजे बाद कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं सर से आपको कनेक्ट करवा दूंगी। जी सर, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। एक बार आप सर। सभी को जय श्री काल भैरव, जय माँ, राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे थैंक राधे यू, राधे। जय गुरु थैंक यू जी। so मुझे much. bless you always. Thank Thank you. you. थैंक यू God bless. थैंक यू।